हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य दिनों। आज हम फिर से आ चुके एक बहुत ही प्यारे लेक्चर के साथ में। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 का केमिस्ट्री का पेपर। तो सबसे पहला मेरा एक ही सवाल है, आप बच्चे लोगों से जल्दी से कमेंट में बता दो आपका पेपर कैसा हुआ है। कमेंट करके बताओ जल्दी से अभी के अभी कि आपका केमिस्ट्री 2026 का पेपर कैसा हुआ है। और मेरे को कॉमेंट में बताओ कि जो अपन ने सीरीज स्टार्ट की थी 56 में से 50 प्लस पक्के, उसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं या नहीं मिले हैं। और आंसर मेरे हिसाब से सबका यही होगा, मिले हैं, क्योंकि मैंने अभी तक पूरा पेपर पिछले 4-5 घंटे में अच्छे से देखा पढ़ा और मैंने एनालाइज किया कि जो अपन ने सीरीज चलाई थी 56 में से 50 प्लस पक्के, उसके बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिले हैं। कुछ क्वेश्चन में डेटा चेंज है, बाकी ओवरऑल अगर मैं पेपर की बात करूं तो पेपर बहुत ही ईजी रहा है। जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन पढ़ते थे, हो सकता है उनके 56 में से 56 भी आ जाए, क्योंकि सारी चीजें अपन ने क्लासरूम में डिटेल में कवर की थी। तो पेपर बहुत ईजी था, आराम से आप स्कोर कर सकते थे। जिन्होंने लास्ट टाइम तक एफर्ट्स डाले उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, अच्छे से एफर्ट्स दिए हैं, तो आप लोगों को बहुत बहुत मेरी तरफ से थैंक यू है कि आपने अच्छे से पढ़ाई की है। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं 2026 आपके क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से क्वेश्चन एज इट इज अपने को देखने को मिले हैं और क्या मैंने जो सीरीज 56 में से 50 प्लस चलाई थी उसमें से क्वेश्चन अपने को देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सारे प्रूफ देने वाला हूँ। इस वीडियो लेक्चर में एंड तक बने रहना। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं या जो बच्चे 11th के हैं वो अगर इसको देख रहे हैं तो उनको आइडिया लग जाएगा। क्लास 12 का मैं पेपर पहले से प्रेडिक्ट कर देता हूं कि ये चीजें आएगी और वो आके रहती है। जैसा कि अपन ने बोला था 56 में से 50 प्लस पक्के में से कि ये सवाल आएंगे और वो आए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना 2026 अपना केमिस्ट्री का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 है आदर्श विलयन का उदाहरण है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला भी था आदर्श अनादर्श विलयन। अनादर्श की बात करें तो धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन, इसमें से अपने को चूज करना था। आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। तो आदर्श विलयन का उदाहरण सबको पता है, नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। ठीक है, ये अपने आदर्श विलयन का उदाहरण है। बात करते हैं एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, नेगेटिव डेविएशन प्रदर्शित करता है। आगे एसीटोन और एथेनॉल ये धनात्मक विचलन, और फिनॉल और एनिलीन ये ऋणात्मक विचलन। मतलब बेस है और दे, ये किसके एग्जांपल हो गए? ये हो गए अपने अनादर्श विलयन के। आदर्श विलयन का उदाहरण है अपना नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। यहाँ पे एन का मतलब है नॉर्मल। ठीक है, एग्जांपल ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन इज मिक्सचर ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। अब ये बात करूं तो देखो आप लोगों ने अगर आप लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देखी 56 में से 50 प्लस पक्के, तो वहां पे मैंने सारे एग्जांपल आपको दिखाए थे, ऋणात्मक विचलन वाले, धनात्मक विचलन वाले। आदर्श की बात करें तो वो भी अपन ने एग्जांपल देखे थे। तो यहाँ पे अपन बहुत ही आसानी से, तो ये मैंने प्रूफ दे दिया है आपको। और ये अगर आपको ऐसा लगे कि कहां पे दे रखा है, तो मैंने पहले से वीडियो बना रखा है। विलियन का मैंने वीडियो बनाया था 1 शॉट का, जहां पे मैंने विलियन को 1 शॉट में खत्म किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। वहां पे ये प्रूफ आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। अधोलिखित में से अधिकतम वॉन्ट ऑफ कारक आई का मान वाला प्रबल विद्युत अपघट्य है। अब यहाँ पे अपने को आई का मान बताना था, वॉन्ट ऑफ कारक का मान बताना था। अब आप लोगों को पता है NaCl को अपन तोड़ते तो किसमें टूटता है? Na प्लस और Cl माइनस में, KCl K प्लस Cl माइनस में, MgSO4 मैग्नीशियम प्लस 2 SO4 माइनस 2 में, K2SO4 2 पोटेशियम और 1 SO4 में। तो यहाँ पे अपने को ये देखना है कि कौन कितने आयन प्रोड्यूस कर रहा है। NaCl 2 आयन प्रोड्यूस करता है तो इसके आई की वैल्यू 2, KCl भी 2 आयन, K प्लस Cl माइनस, तो आई की वैल्यू 2। MgSO4 की बात करते हैं, मैग्नीशियम प्लस 2 SO4 माइनस 2, इसकी भी आई की वैल्यू 2। और K2SO4 की बात करते हैं तो K2 में 2 पोटेशियम, मतलब 2 तो पोटेशियम है, और 1 SO4, तो टोटल कितने आयन? 3 आयन, जिसमें आयंस ज्यादा तो उसके लिए वॉन्ट ऑफ कारक भी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा वॉन्ट ऑफ कारक किसका होगा? K2SO4 का। अब मैं यहाँ पे तुम लोगों को बात बताने वाला हूं। मैं साइंस आचार्य हिंदी मीडियम पे अपने शॉर्ट वगैरह में बनाता था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो आप लोगों को मैं यहाँ पे लाइव प्रूफ देने जा रहा हूं। ध्यान से देखना इस रील को, अभी इसमें भी बताऊंगा मैं। ये अपन ने शॉर्ट बनाई थी, 1 सेकंड रुकना, चल जा रे चल जा। ठीक है, तो ध्यान से देखना बच्चों। स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस। ये वीडियो अपन ने पहले डाल रखा है ताकि मैं इसी YouTube चैनल पे आपके लिए क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेके आने वाला हूं। तो आज अपन फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 1 मिनट के अंदर। देखो क्लास 12 का अपने विलयन चैप्टर का क्वेश्चन है, जलीय विलयन में विलय के पूर्ण वियोजन के वॉन्ट ऑफ कारक आई के अधिकतम मान वाला यौगिक है। अपने को यहाँ पे चूज करना है कि किसकी आई की वैल्यू, वॉन्ट ऑफ कारक की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो आई की वैल्यू चेक करने के लिए अपने को सिर्फ इतना सा देखना है कि देखो कितने आयन प्रोड्यूस, इसमें KCl NaCl K2SO4 और MgSO4 दे रखा है। इसमें KCl NaCl K2SO4 और MgSO4 दे रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में डिस्कस किया था, एज इट इज अपने को देखने को मिला है। ध्यान देना, ये क्वेश्चन अपन ने शॉर्ट में डिस्कस किया था और अपने को एज इट इज देखने को मिला है। तो कौन कहता है शॉर्ट से आपको नुकसान ही नुकसान है? यहाँ पे आपको शॉर्ट से फायदा भी देखने को मिल रहा है अगर आप शॉर्ट अच्छे से देखते हो और उसका कॉन्सेप्ट समझते हो। ठीक है, अभी तो और भी एग्जाम्पल देने वाला हूं, आगे सुनना ध्यान से।
तो इसका आंसर क्या चला गया अपना K2SO4। बात करता हूं कहां देखने को मिला, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन अपने कहां से उठाए मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चलाई थी अपन ने, वहां पे क्वेश्चन अपने को देखने को मिला था। इसका आंसर क्या, सी K2SO4। ठीक है, ये K2SO4 यहां पे अपने को किसमें देखने को मिला, K2SO4 देखने को मिला ऑप्शन नंबर डी में। अब किसी को है कि सर ये कहां पे है, तो देखो ये मैंने रील, ये अपनी शॉर्ट है, YouTube पे अपने शॉर्ट अपलोड की थी, ये वाली। जलीय विलयन में विलय के पूर्ण वियोजन के अमाउंट ऑफ कारक के अधिकतम मान वाला यौगिक एज इट इज अपने को क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। K2SO4 में नंबर ऑफ आयन सबसे ज्यादा है, इसलिए उसके आई की वैल्यू ज्यादा है। तो यहाँ पे लाइव एग्जांपल आपको दे रहा हूं मैं, ठीक है, जो कि अपने को एज इट इज देखने को मिले। 36 लाइक आए थे इस पे, ठीक है, 15-20 कमेंट भी थे। तो ये अपने सॉल्यूशन हो गया। आगे सुनना ध्यान से। अधोलिखित में से वैद्युत रोधी पदार्थ है, मतलब वैद्युत रोधी समझते हो ना, जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है। अब आप लोगों को पता, सोडियम धातु है, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने का धातु है, चालक होती है। ठीक है, सिल्वर भी क्या धातु है, ये भी अपने अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होने देगा, चालक होती है। ग्रेफाइट की बात करते हैं, आप लोगों को पता है ग्रेफाइट मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्या करता है, मुक्त संयोजकता के कारण विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। तो इसमें से अपने को पूछा वैद्युत रोधी पदार्थ कौन है, तो आंसर किया जाएगा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है, पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, ये अपना क्या है, टेफ्लॉन। तो निम्नलिखित में से वैद्युत रोधी कौन है, टेफ्लॉन। आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, स्वर्ण सतह पर HI की ऊष्मीय वियोजन हेतु अभिक्रिया की कोटि है। मैंने पहले भी आपको बोला था, धातु सतह पर जैसे बात करते हैं, स्वर्ण सतह धातु सतह पर गैसों का विघटन कौन से कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। कॉपी में लिखवा रखा है, ठीक है। स्वर्ण सतह पर HI की ऊष्मीय वियोजन हेतु अभिक्रिया की कोटि है, तो आंसर जाएगा 0 ऑर्डर की। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनना। वेग के x की पावर 3/2 y की पावर -1 उपयुक्त वेग व्यंजक के लिए अभिक्रिया की कुल कोटि है। अब देखो ध्यान से सुनना, कोटि क्या होती है, वेग नियम में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में कोटि 3/2, y के रेस्पेक्ट में कोटि -1, अभिक्रिया की कुल कोटि 3/2 प्लस क्या करेंगे, 3/2 प्लस -1 प्लस माइनस 3/2 में से -1 कर लो, क्या बचेगा, हाफ। अब है कि देखो इसके जैसा क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो अपन ने एक और क्वेश्चन डिस्कस किया था, यहाँ पे प्रूफ दे देता हूं आपको। इसी टाइप का अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किया था। फिर से देखो सुनो, यहाँ पे अपने को वेग नियम दे रखा है कि a के रेस्पेक्ट में कोटि 2 है, b के रेस्पेक्ट में कोटि 1 है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, वैल्यू ही तो चेंज हुई है। a के यहाँ पे इन्होंने xy कर दिया, मैंने a भी दे रखा था 3/2 और -1, और यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे अपने को 2 और 1 दे रखा है। 2 1 को ऐड किया तो यहाँ पे कोटि कितनी आई थी, 3 आई थी। ये क्वेश्चन भी अपन ने डिस्कस किया था। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला है। आगे बात करते हैं। ठीक है, ये भी अपन ने पहले ही डाल रखा है, ये यूट्यूब शॉर्ट भी अपन ने पहले ही डाल रखा है। आगे बात करते हैं। अधोलिखित में से संक्रमण तत्व है, अधोलिखित में से संक्रमण तत्व है, अधोलिखित में से कौन संक्रमण तत्व है। तो देखो 4 ऑप्शन है अपने पास, जिंक, कैडमियम, सीरियम और रदरफोर्डियम। तो बात करते हैं, देखो सुनना एक ध्यान से बात, एक और इसके देखो, इसमें भी मैंने एक शॉर्ट अपलोड की थी, उसी से क्वेश्चन फॉर्म हुआ है, ध्यान देना, ध्यान से सुनना सारे बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही प्यारी सी लाइन आपके लिए मैं लेके आया हूँ। बात करते हैं कि क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सभी संक्रमण डी ब्लॉक होते हैं पर सारे डी ब्लॉक संक्रमण नहीं होते हैं। बात करूँ डी ब्लॉक में अपने पास टोटल 40 तत्व हैं, जिसमें से 40 में से 4 है जो संक्रमण तत्व नहीं है, बाकी 36 संक्रमण तत्व है। अब वो कौन कौन से 4 है जो संक्रमण तत्व नहीं है, तो बात करते हैं Zn, Cd, Hg और Cn। इन 4 के अलावा सारे के सारे संक्रमण है, ये 4 संक्रमण नहीं है पर डी ब्लॉक के है। तो इसलिए मैं बोलूंगा सारे संक्रमण डी ब्लॉक होते हैं पर सारे डी ब्लॉक संक्रमण नहीं होते। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही प्यारी सी लाइन आपके लिए मैं लेके, तो बच्चों जैसा कि अगर मैं बात करूं, ये अपन ने ये शॉर्ट भी YouTube पे डाल रखी है, एग्जाम के 1 महीने पहले ही डाल रखी है। क्वेश्चन सुनना क्या है, अधोलिखित में से संक्रमण तत्व है। तो वापिस से स्टेटमेंट सुनना, वापिस से स्टेटमेंट सुनना, सारे संक्रमण डी ब्लॉक होते हैं पर सारे डी ब्लॉक संक्रमण नहीं होते। कौन कौन संक्रमण नहीं होता, Zn, Cd, Hg और Cn। Zn, Cd, Hg, Cn, ये 4 क्या है, ये डी ब्लॉक के तो है पर संक्रमण नहीं है। तो देखो मैं बात करूं, जिंक डी ब्लॉक का है पर संक्रमण नहीं है। उसके बाद बात करूं Zn, Cd कैडमियम, ये भी डी ब्लॉक का है पर संक्रमण नहीं है। तो ये 2 तो ऐसे ही खत्म हो गए। ठीक है, अब बात करता हूं सीरियम। सीरियम अपने कौन से ब्लॉक का है, सीरियम अपने F ब्लॉक का है।
सीरियम अपने एफ ब्लॉक का है, तो ये तो संक्रमण और डी ब्लॉक की बात ही नहीं कर सकते इसके लिए, तो सीरियम भी आंसर नहीं गया। आंसर क्या गया अपना रदरफोर्डियम। ठीक है, आंसर क्या गया रदरफोर्डियम। बात करता हूं टाइटेनियम, उसके नीचे जर्कोनियम, जर्कोनियम के नीचे हाफनियम, हाफनियम के नीचे रदरफोर्डियम। ठीक है, टी जरा हाफ करके याद करते थे अपन, टी जरा हाफ, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम और रदरफोर्डियम। तो रदरफोर्डियम क्या हुआ, रदरफोर्डियम डी ब्लॉक का भी है और संक्रमण भी है। देखो रदरफोर्डियम डी ब्लॉक का भी है और संक्रमण भी है, तो इसमें से अपना आंसर गया डी रदरफोर्डियम। ठीक है, और ये अपन ने कहां पे पढ़ा था, ये अपन ने पढ़ा था इसी यूट्यूब शॉर्ट पे। ठीक है, 51 लाइक्स वगैरह आए थे इस पे, तो ये जो अपनी यूट्यूब शॉर्ट थी यहाँ पे मैंने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, जो भी आपको एज इट इज देखने को मिला है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला आयन है, अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने आते ही है। बात करते हैं टाइटेनियम +2 की। ठीक है, उसके बाद में वेनेडियम +2 की, टाइटेनियम +2, वेनेडियम +2, Fe+2 और एक अपना निकेल +2। तो आप लोगों को पता है +2 के अंदर जो एटॉमिक नंबर होता है उससे अपन बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3d2। ठीक है, टाइटेनियम +2 का 3d2, वेनेडियम +2 का 3d3। आयरन की बात करते हैं 3d6 और निकेल की बात करते हैं तो 3d8। 3d2 का मतलब अनपेड कितने हो गए 2, 3d3 का मतलब अनपेड कितने हो गए 3, डी ऑर्बिटल बनाने आते ही है। 3d6 का मतलब अनपेड कितने हो गए 4 और निकेल +2 की बात करें तो अनपेड कितने हो गए 2। ठीक है, तो 2, 3, 4 एंड 2, 2, 3, 4 एंड 2। सबसे ज्यादा अनपेड किसमें है, आयरन में है। तो अगर अनपेड इसमें सबसे ज्यादा है तो यही तो पूछा अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब किसमें सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो अपना आंसर गया Fe+2। ठीक है, अब है कि सर इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए थे क्या, ध्यान से सुनना। पीडीएफ में अपन ने क्वेश्चन दिखा था निम्नलिखित में से प्रतिचुंबकीय आयन, प्रतिचुंबकीय समझते ही हो, प्रतिचुंबकीय कौन, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अनुचुंबकीय कौन, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इससे रिलेटेड अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे बात करें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसे हो गया अनुचुंबकीय। यहाँ पे बात करते हैं इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, कैसा हो गया प्रतिचुंबकीय। तो विन्यास लिखना अपन ने सीखा था, विन्यास लिखना अपन ने सीखा था। तो ये क्वेश्चन भी अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ में दे रखा है कि कहाँ करवा रखा है, इसी यूट्यूब चैनल पे साइंस आचार्य हिंदी मीडियम पे आरबीएससी बोर्ड केमिस्ट्री बाय वीआरयू सर करके प्लेलिस्ट बनाई थी। और मैंने आपको फाइनल जो रणनीति भी बताई थी कि अपने को 6 घंटे के अंदर अपने कैसा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बात भी अपने की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अपने कर रखा है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। उभयदंती लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड की बात करते हैं। वाटर एम्बिडेंटेड नहीं होता, NH3 भी नहीं होता, NO2-। इसमें नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो ये एम्बिडेंटेड है। अब बात करते हैं ये कहां पढ़ा था, सुनना ध्यान से। ये अपना क्वेश्चन कहां था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पीडीएफ में पहला ही सवाल अपना यही था, उभयदंतुक लिगेंड किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ बताइए। और मैंने यहाँ पे सारे एग्जांपल डिस्कस किए थे। फॉर्मूला लिखते समय डोनर एटम पहले लिखते हैं, नाम लिखते समय डोनर एटम बाद में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे डोनर एटम कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, NO2-। कैसा है, एम्बिडेंटेड, उभयदंतुक लिगेंड है। तो बात करूं मैं तो इसमें अपने को NO2- ऑप्शन में दे रखा था। हाँ, इसमें डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन, तो आंसर गया अपना सी। ये भी अपने को कहां देखने को मिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। आगे सुनो, PtNH3 ClNO2 संकुल में प्लेटिनम की समन्वय संख्या, प्लेटिनम की समन्वय संख्या पूछी अपने को। ठीक है, समन्वय संख्या अपन जानते ही है कि लिगेंड जो है वो धातु के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ये ऐसे समझ लो लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन युग्म मेटल को दे रहा है। यहाँ पे बात करता हूँ NO2, Cl और NH3, ये सारे के सारे मोनोडेंटेड है। 2 बॉन्ड ये बना रहा है, एक Cl बना रहा है, एक NO2 बना रहा है। टोटल कितने हो गए 4, 2 NH3 की, एक Cl का और एक NO2 का, तो 4। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या कितनी हो गई 4। इसी टाइप के क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए थे, सुनना ध्यान से। निम्नलिखित संकुलों में केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था एवं उपसंयोजक संख्या बताइए। ऑक्सीकरण अवस्था एवं उपसंयोजक संख्या बताइए। तो यहाँ पे बात करता हूँ साइनाइड कितने हैं 6 के 6 मोनोडेंटेड है, तो मैं बात करूंगा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, आयरन की 6। यहाँ पे आयरन की कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसमें बात करता हूँ इथाइलिन डाइमीन, बाइडेंटेड है, द्विदंतुक लिगेंड है, 1 2 बॉन्ड बनाता है, 3 कितने बनाएंगे 6 बनाएंगे। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर बोल लो, उपसंयोजक संख्या बोल लो, समन्वय संख्या बोल लो, ये सारी बातें अपन ने डिस्कस की थी। आगे सुनना, तो ये भी अपने को कहां देखने को मिला, इस टाइप के क्वेश्चन भी अपन ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में किए थे। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे सुनो ध्यान से, K3Fe, अच्छा ये भी अपने पीडीएफ का क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये भी अपन ने डिस्कस किया था। इसमें भी बात करता हूं C2O4 ऑक्सिलेटो, 3 लिगेंड है, 1 2 बॉन्ड बनाता है, तो 3 कितने बनाएंगे 6 बॉन्ड बनाएंगे। तो इसकी भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, उपसंयोजक संख्या 6 हो जाएगी। आगे सुनो, निम्नलिखित में से सर्वाधिक कार्बन हैलोजन आबंध वाला यौगिक है। अब वापस से तुमको एक प्रूफ देना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों।
तुम कहोगे कि सर क्या पेपर आपने बनाया था क्या, तो समझ लो मैंने ही बनाया था। क्वेश्चन देखना आप लोग, एज इट इज ऑप्शन तक चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे, ध्यान देना। वेलकम टू साइंस आज पर फिर से आ चुके हैं आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने। तो क्वेश्चन है अपना, सर्वाधिक कार्बन हेलोजन आबंध वाला यौगिक है। सर्वाधिक कार्बन हेलोजन CH बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा अपने को कहां पे देखने को मिलेगी? कार्बन हेलोजन के बीच की बंध लंबाई, तो CH3F या CH3Cl या CH3Br या CH3N। तो बात करूं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्या होता है? बढ़ता है। तो यहाँ पे अपने को बंध लंबाई भी क्या देखने को मिलेगी? ज्यादा देखने को मिलेगी। सबसे छोटा बॉन्ड होता है कार्बन फ्लोरीन, उससे बड़ा बॉन्ड कार्बन क्लोरीन, उससे बड़ा कार्बन ब्रोमीन, सबसे बड़ा बॉन्ड होता है अपना कार्बन है। जो बड़ी बॉन्ड लेंथ होती है वो होती कार्बन और आयोडीन की। तो कार्बन आयोडीन की जो बंध लंबाई वो सबसे ज्यादा होगी, तो उसको तोड़ना आसान होगा। तो आपने वही पूछा सर्वाधिक कार्बन हाइड्रोजन आबंध वाला यौगिक है, तो CH3 इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, इसको तोड़ना आसान होगा। ऐसे और क्वेश्चन के लिए इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। और भी क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, कमेंट कर सकते हो आप, उन क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस करूंगा। थैंक यू। अब बच्चों ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन की अपन आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने। तो क्वेश्चन है अपना, सर्वाधिक कार्बन हेलोजन देखो आबंध वाला। आपको आइडिया देता हूँ वीडियो किस तारीख को आया था। ये आया था 12 फेब को, 12 फरवरी को ये वीडियो आया था, 12 फरवरी 2026। ठीक है, यूट्यूब पे कुछ भी ऐसा झूठ वगैरह नहीं होता है। तो 12 फरवरी 2026 को क्वेश्चन आया था, ठीक है। और 4 मार्च को एक क्वेश्चन एज इट इज आपको देखने को मिला है। बात करते हैं कार्बन फ्लोरीन, ऑप्शन ए, इसमें भी ऑप्शन है कार्बन फ्लोरीन, इसमें ऑप्शन बी कार्बन क्लोरीन, इसमें ऑप्शन सी कार्बन ब्रोमीन और इसमें ऑप्शन डी कार्बन आयोडीन। ऑप्शन तक चेंज नहीं हुए हैं यहाँ पे ऑप्शन भी चेंज नहीं हुए हैं। तो कौन कहता है शॉर्ट्स देख के कुछ नहीं हो सकता? अगर आप साइंस आचार्य के शॉर्ट देखते हो तो आपका जिंदगी में बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो ऑनलाइन पढ़ के बहुत अच्छा कर सकते हो आप, ठीक है ना। शॉर्ट अगर आप देखते हो, देखो मेरे को भी पता है कि अभी की जो जनरेशन है बिना फ़ोन के नहीं रह सकती, ठीक है ना। उनका फ़ोन ऐसे समझ लो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक उनके हाथ में फ़ोन होता ही है, और ये अब मेरे हिसाब से शायद ज़रूरत बन चुकी है, क्योंकि अगर जो लोग इसको अच्छे से यूज़ में लेते हैं तो ये उनके लिए यूज़फुल है। अब अगर कोई इसका मिसयूज़ कर रहा है तो उसका तो अपन क्या ही कर सकते हैं। हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स दोनों हैं, ठीक है। हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान दोनों हैं, कंडीशन सिर्फ एक ही है, अपने को उसका फ़ायदा लेना है, ठीक है। तो इससे ये जो शॉर्ट है आपको ये भी एज इट इज़ देखने को मिली। अभी मैं आपको आगे प्रूफ देने वाला हूँ। पूरा पेपर अपन ने बनाया, समझ लो एक एक क्वेश्चन अपन ने जो बताया ना उसी में से आया है। लास्ट तक देखना वीडियो को। चलो आगे चलते हैं फिर। अरे कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? थोड़ा कमेंट कर दो मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट करके बताओ मेरे को, है ना, कैसी क्या चीज़ें चल रही है, पेपर कैसा हुआ है, अभी कैसा फील कर रहे हो। डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले भी कहता था, आज भी कहता हूँ, वैभव सर हमेशा आपके साथ है, ठीक है। पेपर हुआ है अपना, ठीक है ना, अभी लाइफ बहुत बड़ी है, तो डरने की क्या बात है। वैभव सर आपके साथ है, ये तो बस शुरुआत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या चला गया? सबसे ज्यादा कार्बन हेलोजन आबंध लंबाई कार्बन आयोडीन की, कार्बन क्लोरीन, फिर कार्बन क्लोरीन, फिर कार्बन ब्रोमीन और फिर कार्बन आयोडीन। कार्बन आयोडीन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है। ऑफलाइन क्लासेस में कई बार समझाया है मैंने बच्चों को, ठीक है। इसका भी प्रूफ दे रहा हूँ, देखो एज इट इज क्वेश्चन, जो कि अभी मैंने आपको शॉर्ट दिखाई है ना। शॉर्ट इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि सर कहीं से आपने एडिट वेडिट कर दी, कि एडिट नहीं करी हुई है। आपके वैभव सर आपको दिख रहे हैं, सर्दियाँ पड़ रही थी उस टाइम, ठीक है ना, सर्दी ज़्यादा थी, जैकेट पहन रखा, फरवरी में ठंड थी। अभी तुमको दिख भी रहा है ठंड नहीं, गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो कार्बन क्लोरीन, इतनी गर्मी, इस रूम में बहुत गर्मी हो रही है पर पंखा नहीं चला सकते क्योंकि फिर क्या है वीडियो की क्वालिटी ख़राब हो सकती है, आवाज़ वगैरह में प्रॉब्लम आएगी। तो ये क्वेश्चन अगर आप देख के जाते तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते थे। देखो जो मेरे पास मैसेज भी आए बहुत सारे बच्चों के, और वो कह रहे हैं कि सर ऐसे लग रहा है मतलब कि पेपर आपने ही बनाया और हमको पहले ही आपने 1 महीना पहले पेपर के बारे में बताने लग गए थे। तो ये तो देखो ऊपर वाले की दुआ और आशीर्वाद है ना, कि उसकी अच्छी मेहरबानी है हमारे ऊपर कि जो अपन ने बताया वो आपको यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एज इट इज़ आया है, डरने की कोई दिक्कत नहीं है ना। जिन्होंने कर दिया डी करके आया तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड है मेरी तरफ से उसको। आगे चलो, तो ये भी अपने चैनल पे साइंस आचार्य हिंदी मीडियम, देखो नाम याद कर लो और शेयर कर दो आगे इसको अपने छोटे भाई बहनों को जो 9th 10th 11th में है, ठीक है। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उनको भी बोल देना कि अब इंग्लिश मीडियम की भी बहुत जल्दी अपन चीज़ें लाने वाले। आगे सुनो, ये अपने क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन और लाइट की प्रेजेंस में क्या बनाती है? कई बार मैंने आप लोगों को बोला है फॉस्फिन और फॉस्फेट में डिफरेंस होता है। यहाँ पे भी 2 ऑप्शन डाल दिए इन्होंने, एक डाल दिया फॉस्फिन, एक डाल दिया फॉस्फिन। फॉस्फिन क्या होता है? फॉस्फिन होता है PH3,
फॉस्फिन क्या होती है, PH3, फॉस्फिन क्या होती है, COCl2, और क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन और लाइट की प्रेजेंस में क्या बनाता है, ये बनाता है अपने फॉस्फिन और साथ में HCl रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला मैंने जैसे एक दो बच्चों का मैसेज आया था रात को, तब मैंने उनको दो तीन रिएक्शन समझाई थी, तो वहां पे भी मैंने चीज डिस्कस की थी, तो उनको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, तो ये फॉस्फिन बनता है, COCl2 और HCl रिलीज होती है। आपको याद हो तो आपके हाफ ईयरली के पेपर में भी मैंने आप लोगों को समझाई थी ये बात। ऑफलाइन वालों की बात कर रहा हूँ अभी मैं, जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं, हाफ ईयरली में भी अपन ने डिस्कस किया था DDT के स्ट्रक्चर और क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, लाइट और ऑक्सीडेशन की प्रेजेंस, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फॉस्फिन और HCl। ये अपने एनसीईआरटी की रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन और लाइट की प्रेजेंस में क्या बनाती है, फॉस्फिन COCl2। ठीक है, और HCl रिलीज होता है। ये किसकी, ये DDT के स्ट्रक्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है। DDT के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसका नेम डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, ये अपना DDT, इंपॉर्टेंट बात है। आगे सुनो, कास्ट स्प्रिट किसको बोलते हैं, मेथनॉल को बुलाते हैं अपन। मेथनॉल को क्या बुलाते हैं, कास्ट स्प्रिट, वुड स्प्रिट अपन इसको बुलाते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, बोला था मैंने, पढ़ के जाना। औद्योगिक उपयोग क्या है, तो मेथनॉल CH3OH, IUPAC नेम मेथनॉल, फॉर्मूला CH3OH, जिसे कास्ट स्प्रिट भी कहते हैं। एज सवाल पूछ लिया, कास्ट स्प्रिट किसको कहते हैं, कास्ट स्प्रिट कहते हैं अपन मेथनॉल को। बहुत आसान सवाल। आगे सुनो, द्वितीयक एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल की बात कर रहे हैं, तो देखो एथिल एल्कोहल अपना CH3CH2 जानते हैं, 2 कार्बन वाला एल्कोहल। एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन की ग्लाइकोल की बात करूं तो देखो एथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है अपना, 2 कार्बन दोनों पे OH। आगे आइसोप्रोपिल एल्कोहल, तो वो भी एक अपने पास क्या हो गया, 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। आइसोप्रोपिल एल्कोहल की बात करते हैं, आइसो का बात तुमको पता ही है, अरे आइसो की बात तुमको पता ही है ना। आइसो का मतलब अपन क्या बनाते हैं, V बना देते हैं। आइसोप्रोपिल मतलब 3 कार्बन, ये 3 कार्बन, और एल्कोहल ये OH। एल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन आगे 2 कार्बन से कनेक्टेड है। एल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन आगे 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको अपन एक टाइप का, ये मेरे पास सेकेंडरी एल्कोहल हो गया। एल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड है कार्बन आगे 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो आंसर क्या, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोब्यूटिल की बात करते हैं, देखो ये आइसो ग्रुप है अपना, आइसोब्यूटिल बनाना है, 1 2 3 3 ही कार्बन हुए, तो इसको V को क्या बना दो, Y बना दो। टोटल कितने हो गए, 4। अब इससे एल्कोहल जोड़ दो। एल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन आगे 1 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये अपना 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल अपना क्या हुआ, आइसोप्रोपिल एल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड हो कार्बन आगे 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये हो गया मेरा एक टाइप का सेकेंडरी एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल। ठीक है, आगे सुनो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जल्दी से देखो, एक बार आया मैं, हाँ तो बच्चों ये जो अपना अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से दुर्बलतम अम्ल है। ठीक है, एक अपना फॉर्मिक अम्ल, एक अपना एसिटिक अम्ल, एक अपना फ्लोरो एसिटिक अम्ल और एक अपना क्लोरो एसिटिक अम्ल। ये क्वेश्चन भी अगर मैं बात करूं तो अपन ने डिस्कस किया था। फिर से एग्जांपल दे देता हूं, सुनना ध्यान से। एग्जांपल क्या, फिर से प्रूफ दे देता हूं तुम लोगों को कि अपन ने कहाँ पढ़ा था, तो सुनना ध्यान से। फिर से अपन क्वेश्चन देखेंगे जो कि अपने को एज इट इज देखने को मिला। ठीक है, वेलकम टू साइंस इंजीनियर। आज हम फिर से आ चुके हैं एक बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने। क्वेश्चन है अपने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ठीक है, इसमें भी देखो फ्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, ब्रोमो एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड, इनको कंपेयर करवाया था, तो इसी टाइप का अपने को यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके बारे में भी आपको आइडिया दे देता हूँ। 27 फरवरी 2026 को 27 फेब 27 फरवरी को ये वीडियो, ये शॉर्ट मैंने अपलोड किया था, तो ये भी अपने को 4 मार्च को देखने को मिला है। ठीक है, बात करते हैं इसमें। देखो सबसे दुर्बल अम्ल पूछा है, तो बात करता हूँ CH3 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस इफेक्ट होता है, और प्लस इफेक्ट क्या करता है, अम्लीय सामर्थ्य को कम कर देता है, तो ये सबसे पीछे चला गया, सबसे वीक हो गया। अब बात करते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन में माइनस आई प्रभाव किसका ज्यादा होता है, फ्लोरीन का, तो फ्लोरो एसिटिक अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा, उससे कम क्लोरो एसिटिक अम्ल का, उससे कम की बात करूँ तो फॉर्मिक अम्ल का, और सबसे पीछे अपने कौन चल जाएगा, सबसे पीछे अपना चल जाएगा एसिटिक अम्ल। ठीक है, सबसे दुर्बलतम अम्ल कौन है, आंसर जाएगा अपना एसिटिक अम्ल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अपने को देखने को मिल रहा है यहाँ पे। निम्न में से प्रबल अम्ल है, ये शॉर्ट भी अपन ने बनाई थी, देख रहे हो, अपनी शॉर्ट से उन्होंने पेपर बना दिया यहाँ पे, अपनी शॉर्ट देख देख के कि सर क्या मजाक कर रहे हो, मजाक नहीं कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे आप लोगों को प्रूफ दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें भी बात करें तो देखो सबसे ज्यादा एसिटिक एसिड किसकी, एसिडिक एसिड सबसे ज्यादा फ्लोरो एसिटिक अम्ल, उससे कम क्लोरो एसिटिक अम्ल, उससे कम ब्रोमो एसिटिक अम्ल, और सबसे कम एसिडिक स्थिति किसकी होगी, एसिटिक अम्ल की, उससे ज्यादा ब्रोमो एसिटिक अम्ल, उससे ज्यादा क्लोरो एसिटिक अम्ल, और सबसे ज्यादा फ्लोरो एसिटिक अम्ल। ठीक है, क्लोरो वर्सेस ब्रोमो एसिटिक एसिड।
हाँ, तो अम्लीय सामर्थ्य, अब ये क्वेश्चन मैंने कहाँ करवाया था, शॉर्ट में तो करवाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में भी मैंने करवाया था, ठीक है। फ्लोरोएसिटिक अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा, क्लोरो का कम, और अपन जानते हैं माइनस इफेक्ट फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, उससे कम क्लोरीन का, उससे कम ब्रोमीन का, सबसे कम आयोडीन का। आगे बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन एक नहीं दो बार मैंने डिस्कस किया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में, ठीक है, एज इट इज देखने को मिला है अपने को। आगे तृतीयक अमीन है, किसकी बात कर रहे हैं, टर्शरी अमीन, तृतीयक अमीन। तो बात करते हैं एन प्रोपिल अमीन, एन प्रोपिल अमीन, ठीक है, एन प्रोपिल मतलब नॉर्मल प्रोपिल अमीन, तो 3 कार्बन वाला ग्रुप अपना प्रोपिल और अमीन। सेकंड आइसोप्रोपिल अमीन, आइसो अपन जानते हैं, अरे ये अपना कौन सा ग्रुप होता है, वी का मतलब अपना आइसो, और प्रोपिल मतलब 3 कार्बन, तो 3 कार्बन से अपना वी बना देते, तो आइसोप्रोपिल अमीन मतलब ये NH2 यहाँ पे जोड़ना है। यहाँ पे देखो ध्यान से सुनना, आइसोप्रोपिल अमीन क्या है, नाइट्रोजन की, अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन एक कार्बन से कनेक्टेड है तो ये भी प्राथमिक अमीन है, ये भी प्राथमिक अमीन, ये भी प्राथमिक अमीन। एथिल मेथिल अमीन, एथिल मेथिल अमीन, ये एथिल CH3 CH2, ये मेथिल और ये अपना NH, ठीक है, एथिल मेथिल। इसमें नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 2 से, तो ये क्या हो गया अपना 2 डिग्री। और ट्राईमेथिल अमीन, ट्राईमेथिल अमीन, ट्राईमेथिल अमीन मतलब नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 3 CH3 लग रखे हैं ना, इसको अपन क्या बोल देते हैं, ट्राईमेथिल, तो ट्राईमेथिल अमीन, ठीक है। आंसर क्या है, ट्राईमेथिल अमीन। अब ये कहां पे देखा अपन ने, सुनना, निम्नलिखित में से द्वितीयक अमीन है। अब अपन ने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था जहां पे मैंने आपको अमीन की डिग्री देखना सिखाया था। तो देखो इसकी बात करता हूं, ये यहाँ पे नाइट्रोजन से एक ही कार्बन कनेक्टेड है 1 डिग्री, यहाँ पे भी नाइट्रोजन से एक कार्बन कनेक्टेड है 1 डिग्री। तो देखो इसके एक ऑप्शन में एन डाईमेथिल मैथेनामीन, एन डाईमेथिल मैथेनामीन, इसकी बात करो तो देखो इसमें नाइट्रोजन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो एक प्रकार का ट्राईमेथिलामीन है, ट्राईमेथिलामीन कॉमन नेम हो गया अपना। और एन डाईमेथिल मैथेनामीन ये अपना IUPAC नेम हो गया, ठीक है। तो ये जो अपने को एग्जांपल यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में, वो अपने को यहाँ पे दे दिया इन्होंने, ठीक है। तृतीयक अमीन है तो ट्राईमेथिलामीन, ठीक है, आंसर गया द ट्राईमेथिलामीन। आगे सुनो, फिर ये क्वेश्चन भी अपने को कहां देखने को मिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। मैंने एग्जाम के 2 दिन पहले ही अमीन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे, वहां पे अपने को देखने को मिला। आगे सुनो, एमीन में नाइट्रोजन परमाणु की संकरण अवस्था, एमीन में नाइट्रोजन परमाणु की संकरण अवस्था बताओ, एमीन में नाइट्रोजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या होती है। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3, और यहाँ पे लोन पर कितना है नाइट्रोजन के पास 1, 3 + 1 4, 4 का मतलब संकरण sp3। एज इट इज क्वेश्चन सुनना, देखो क्वेश्चन सुनो, ट्राईमेथिलामीन में नाइट्रोजन की संकरण अवस्था, ट्राईमेथिलामीन की बात करते हैं, ये ट्राईमेथिलामीन, इसमें नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 लोन पेयर, 3 + 1 4, 4 में संकरण sp3। तो ट्राईमेथिलामीन अपने पास एमीन ही तो हुआ एक प्रकार का, अरे अमोनिया के व्युत्पन्न को अपन क्या बोल देते हैं, अमीन बोल देते हैं। अब अगर RNH2 मतलब प्राथमिक अमीन, R2NH मतलब द्वितीयक अमीन, R3NA मतलब तृतीयक अमीन, ठीक है। ये बात, ये क्वेश्चन भी एज इट इज आपको ये एग्जाम में देखने को मिला, ठीक है, और ये अपन ने क्लासरूम में डिस्कस किया था, ठीक है, sp3, और यहाँ पे भी अपने को क्या करना था, sp3, ठीक है। एमीन में नाइट्रोजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या होती है, sp3 होती है। अगला क्वेश्चन सुनो, पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड अपन जानते हैं, राइबोज किसका एग्जांपल है, मोनोसैकेराइड का, उसके अलावा सुक्रोज और लैक्टोज डाइसैकेराइड का। तो पीछे जो बचा ग्लाइकोजन वो किसका है, पॉलीसैकेराइड का। कि सर हमको कैसे, तो देखो फिर से बात करते हैं अपन, आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में, वहां पे अपन ने डिस्कस किया था ओलिगोसैकेराइड, जिसमें ये तीनों क्या थे, डाइसैकेराइड थे अपने पास, ठीक है। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज तीनों डाइसैकेराइड थे, क्योंकि इनका जब हम जल अपघटन करते हैं तो अपने को 2 मोनोसैकेराइड यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज फ्रक्टोज, ठीक है, माल्टोज से 2 ग्लूकोज, और लैक्टोज से अपने को मिला ग्लूकोज गैलेक्टोज, ठीक है। तो ये तो अपने डाइसैकेराइड है, अरे ये क्या है अपने डाइसैकेराइड। तो यहाँ पे देखो लैक्टोज और सुक्रोज तो गया डाइसैकेराइड में। आगे बात करते हैं राइबोज की, वो क्या हुआ अपना मोनोसैकेराइड, जो पीछे बचा हो गया अपना पॉलीसैकेराइड, जिसका कि एग्जांपल था ग्लाइकोजन, ठीक है। नोट्स वगैरह में भी अपन ने डिस्कस किया था ये। आगे सुनो, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड यहाँ पे अपन ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में मोनोसैकेराइड भी पढ़े थे। मोनोसैकेराइड की बात करते हैं, वह कार्बोहाइड्रेट जिसको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन में और अधिक सरल यौगिकों में जल अपघटित नहीं किया जा सकता, इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता वो क्या कहलाते हैं, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज ये मोनोसैकेराइड थे, बेसिक सी बात है, पता ही होगा आपको। निम्नलिखित में से आवश्यक अमीनो अम्ल है, निम्नलिखित में से आवश्यक अमीनो अम्ल है, तो अपन लोगों को पता आवश्यक अमीनो अम्ल जिसको कि हमारे शरीर संश्लेषित नहीं कर सकता, हमें बाहर से लेने की आवश्यकता है, आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। जिसको हमारी बॉडी बना सकती है उसको अपन अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। तो अपने को आवश्यक पूछा था तो आंसर क्या, वैलिन, ठीक है, ग्लाइसिन, प्रोलिन और टायरोसिन ये अनावश्यक है, ठीक है। कहां देखा था, सुनना ध्यान से, अपन ने ट्रिक पढ़ी थी पीवीटी टिम हॉल,
पीवीटी, टिमोल, ये एसेंशियल अमीनो एसिड, ये सारे आवश्यक अमीनो अम्ल है। और ये देखो अपना ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन हो गया, टायरोसिन हो गया, प्रोलिन हो गया, ग्लाइसिन, टायरोसिन, प्रोलिन, ग्लाइसिन, टायरोसिन, प्रोलिन, ये अपने अनावश्यक है और वैलिन अपना आवश्यक है, ठीक है। ये अपने कहां पे पढ़ा था, ये अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में पढ़ा था अपन ने। एक और बात, ऐसा का ऐसा एक और क्वेश्चन जो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में पढ़ा, आवश्यक एवं अनावश्यक अमीनो अम्लों को उदाहरण सहित समझाइए। आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्लों को उदाहरण सहित समझाइए। तो वे अमीनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित नहीं हो सकते, जिनको भोजन में लेना आवश्यक है, आवश्यक अमीनो अम्ल, आंसर गया वैलिन। पहला ही अपना ऑप्शन क्या था, अरे पहला ही उदाहरण अपना क्या था, वैलिन। और यहाँ पे अपने को आवश्यक में देखो, आवश्यक में क्या दे रखा है, आवश्यक में अपने को दे रखा है वैलिन। तो अपन ने आंसर क्या टिक कर दिया, आवश्यक अमीनो अम्ल अपना क्या गया, वैलिन। ये अपन ने कहाँ पढ़ा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। आगे, रिक्त स्तरों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। ताप बढ़ाने पर द्रवों में गैसों की विलयता, अरे याद आ रहा है, द्रवों में गैसों की विलयता। मैंने आप लोगों को बोला था कोल्ड ड्रिंक कैसी पीते हो, ठंडी या गर्म, अरे ठंडी या गर्म, तो फिर कहते थे तुम कि सर ठंडी पीते हैं। फिर मैंने कहा ठंडी पीने के पीछे कोई लॉजिक है क्या, तो तुम कहते थे हाँ सर। एक और बात आप लोगों को पता, घर वाले भी कहते हैं बेटा ठंडी बोतल लाना। अब मान लो आप बोतल गर्म लेके आ गए, तो उसको कहाँ रखते हो, फिर लाते ही फ्रिज में रखते हो, फिर जब ठंडी हो जाती है तब पीते हो। उसके पीछे रीजन होता है क्योंकि जैसे जैसे अपन तापमान बढ़ाते हैं ना, तापमान बढ़ने पर गैसों की द्रवों में विलयता घटती है। क्या बोला मैंने, तापमान बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलयता घटती है। अगर अपन ने बहुत ज्यादा तापमान दे रखा है तो जैसे अपन बोतल का कैप ओपन करेंगे पूरी गैस बाहर निकल जाएगी। अब उस लिक्विड में तो है ही नहीं गैस, इसका मतलब है वो लिक्विड किसी काम का नहीं है। जब तक उसमें गैस है तो अपने काम का है। तो तापमान बढ़ाने पर द्रवों में गैसों की विलयता घटती है, ठीक है। सुनना ध्यान से, क्वेश्चन ये लिखवाया था मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। सामान्यतः ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलयता घटती है। इस बार उन्होंने मेरे क्वेश्चन से फिल इन द ब्लैंक बना दिया। अरे इस क्वेश्चन से क्या बना दिया उन्होंने, फिल इन द ब्लैंक बना दिया। तापमान बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलयता घटती है। सुनना, तापमान बढ़ाने पर द्रव में गैसों की विलयता घटती है। क्वेश्चन से उन्होंने क्या कर दिया, फिल इन द ब्लैंक बना दिया। बताओ, ये अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। जिनके पास पीडीएफ है निकाल लेना, ये लाइन मिल जाएगी आपको वहां पे। आगे सुनो, तो ये सारी बात अपन ने डिस्कस कर ही ली थी। आगे मोलल उन्नयन स्थिरांक की गई। मोलल उन्नयन स्थिरांक सबको फॉर्मूला पता है ना, क्वथनांक में उन्नयन का। अरे क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला पता है, डेल्टा टीबी बराबर केबी गुणा स्मॉल एम। टेम्परेचर किसमें मेजर करते हैं, केल्विन में, ठीक है। केबी की अपने को इकाई निकालनी है, मोलरता की इकाई मोल पर केजी। केल्विन किलोग्राम के इधर गया तो क्या बन गया, केल्विन किलोग्राम। और ये मोल अपॉन में आया, ऊपर जाके क्या बन गया, मोल इनवर्स। तो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। फॉर्मूले से बहुत आसान सी यूनिट पूछ ली थी यहाँ पे, बहुत आसान सवाल। आगे, वैद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है, ठीक है। वैद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है। आगे, यदि किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान, यदि किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान 1.75 × 10⁻⁻⁵ लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स पाया जाता है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। अब सुनना, फिर से लाइव प्रूफ देता हूं आप लोगों को कि जो कि अपन ने एक शॉर्ट डिस्कस की थी। सुनना ध्यान से सारे बच्चे फोकस इधर करेंगे थोड़ी सी देर और। फिर से एक शॉर्ट दिखाने जा रहा हूं आप लोगों को मैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य इंजीनियरिंग में। आज हम फिर से आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के बारे में। मिलेगा ही मिलेगा, जो बात अपन ने बोली थी वो भी सच साबित हो चुकी है आपके सामने। आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के बारे में। अगर अपने को किसी भी ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी हो तो अपने पास एक फॉर्मूला है के। यहाँ पे क्या है, रेट कांस्टेंट, जिसको कि अपन बोलते हैं वेग नियतांक। फॉर्मूला क्या है, के इज इक्वल टू मोल टू द पावर 1 - n लीटर टू द पावर n - 1 एंड सेकंड इनवर्स। मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n - 1 और सेकंड इनवर्स। अब यहाँ पे n क्या है, n है यहाँ पे ऑर्डर। जिस भी ऑर्डर की आपको रेट कांस्टेंट फाइंड करना हो, किसी भी ऑर्डर का अगर आपको वेग नियतांक निकालना हो तो n की वैल्यू पुट कर दो, अपने पास क्या आ जाएगी, रेट कांस्टेंट की रेट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 0 ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट यूनिट फाइंड करना चाहता हूं तो मेरे को क्या करना है, n की जगह क्या रख देना है, 0 रख देना है। n की जगह 0 रखूंगा, 1 - 0 1, तो मोल टू द पावर 1, ठीक है। आगे बात करते हैं लीटर में। n की जगह क्या रखूंगा मैं, यहाँ पे n की जगह मैं रखूंगा 0 ऑर्डर के लिए 0, तो 0 - 1, तो लीटर टू द पावर -1, ठीक है। और सेकंड के अंदर तो अपने को कुछ करना ही नहीं है, सेकंड इनवर्स तो मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल लीटर टू द पावर -1 से सेकंड टू द पावर -1। आगे बात करता हूं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, मैं n की वैल्यू क्या रखूंगा, 1,
यहाँ पे भी n की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, मोल की पावर 0, लीटर की पावर भी 0, तो मैं कहूंगा ये इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मतलब अपने फर्स्ट ऑर्डर में रेट कांस्टेंट यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स। ठीक है, आगे बात करते हैं। अपने को फाइंड करना सेकंड ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर में n की वैल्यू क्या रखेंगे अपन, 2 रखेंगे, तो 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 मतलब मोल की पावर आ गई -1। ठीक है, आगे लीटर में n माइनस 1, n की जगह क्या रखेंगे अपन, सेकंड ऑर्डर में 2 रखेंगे, तो 2 माइनस 1 प्लस 1, तो लीटर टू दी पावर 1। ठीक है, और सेकंड इनवर्स, तो ये अपने आ चुकी है रेट कांस्टेंट की यूनिट। जीरो ऑर्डर सुनना ध्यान से, फिर से ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों कि मैं क्या कह रहा हूँ। अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है ना, कि सुन लो, जीरो ऑर्डर के लिए बात करता हूँ तो रेट कांस्टेंट यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकंड, या मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड इनवर्स, सेकंड ऑर्डर के लिए मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो देखो मोल इनवर्स लीटर सेकंड, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ये किसकी यूनिट होती है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है। तो यहाँ पे बस अपने को रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के अपने को अभिक्रिया की कोटि का पता लगाना था, तो ये हो गई अपने द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाया, मोल टू दी पावर, अरे मोल टू दी पावर 1 माइनस एन, लीटर टू दी पावर n माइनस 1, और सेकेंड इनवर्स n की जगह क्या रखेंगे, n की जगह 2 रखेंगे, 1 माइनस 2 लीटर टू दी पावर 2 माइनस 1, और सेकेंड इनवर्स मोल में से 1 माइनस 2 गए तो -1, लीटर में से 2 माइनस 1 हुआ, लीटर की पावर 2 माइनस 1 तो लीटर की पावर +1, सेकेंड इनवर्स मतलब लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये भी अपना जो अपन ने शॉर्ट बनाया था, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो यहीं से आंसर यहाँ पे अपन कर सकते हैं, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। अरे ये जीरो ऑर्डर की, ये फर्स्ट ऑर्डर की और सेकेंड ऑर्डर की, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी में सबसे कम कणन एंथैल्पी का मान वाला तत्व है, तो सबसे कम एंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन किसकी होती है, जिंक की होती है, बिकॉज उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जिंक की बात करें तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलते हैं, तो उसकी गणन एंथैल्पी ऑप्टिमाइजेशन सबसे कम होती है। आगे, जिन त्रिविम समावयवियों का संबंध परस्पर अध्यारोपित ना हो सकने वाले दर्पण प्रतिबिंबों की तरह होता है, उनको अपन क्या बोलते हैं, तो मैंने कहा था ऐसे दर्पण प्रतिबिंब, ध्यान से सुनना, ऐसे दर्पण प्रतिबिंब जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो सकते हैं, क्या कहलाते हैं, एनेंटियोमर कहलाते हैं। ठीक है, एनेंटियोमर कहलाते हैं। आगे सुनो, एलिल ब्रोमाइड का रासायनिक सूत्र, वापस से आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि अपने को एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिला है। एलिलिक ब्रोमाइड अपन जानते ही हैं, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के बाद एक कार्बन और उस कार्बन से हेलोजन। यहाँ पे अपने को एलिलिक ब्रोमाइड पूछा था। अब देखना थोड़ा बहुत चेंज हुआ, ज़्यादा भी चेंज नहीं हुआ है। फिर से सुनो एक और शॉर्ट, फिर से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, फिर से सुनना, फिर से सुनना, फिर से सुनना, फिर से सुनना। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य इंस्टीट्यूट। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। तो बात करते हैं, अपने पास क्वेश्चन है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक बोल लो, एलाइलिक बोल लो। एलिलिक हैलाइड का उदाहरण, अब मेरे बच्चों को पता होने की एक बात कि एलिलिक हैलाइड क्या होता है। तो हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है, उस कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए, पहली बात तो sp3 होना चाहिए, और वो sp3 संकरित कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए। बात करता हूँ फर्स्ट ऑप्शन की, तो देखो क्लोरीन इस कार्बन से कनेक्टेड है, इस कार्बन का संकरण क्या है, sp3, और क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से कनेक्टेड है, हाँ कनेक्टेड है। तो कार्बन डबल बॉन्ड बाद की कार्बन, उस कार्बन से क्या हो, हेलोजन, उसको अपन बोलते हैं एलिलिक हैलाइड। और यहाँ पे एलिलिक कार्बन का संकरण क्या है, sp3। एलाइलिक हैलाइड या एलिलिक हैलाइड से बॉन्डेड कार्बन को अपन बोलते हैं एलिलिक कार्बन, और एलिलिक कार्बन का संकरण यहाँ पे sp3 है, और ये अपने पास एलिलिक हैलाइड है। बात करते हैं, ये एलिलिक हैलाइड नहीं है। ठीक है, ये ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या करा, अपन ने यहाँ पे क्या करा था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से कनेक्टेड है कार्बन और उस कार्बन से हेलोजन, अपन ने एलिलिक हैलाइड लिखा था। इन्होंने बोला सर हेलोजन की जगह हम यहाँ पे हेलोजन की जगह ब्रोमीन लगा दे क्या, मैंने कहा लगा दो। तो इन्होंने कहा सर हम एलिलिक ब्रोमाइड बना देते हैं। अरे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे बस हेलोजन अपने को ब्रोमीन दे रखा है, तो इसका नाम बन गया एलिलिक ब्रोमाइड। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बाद एक कार्बन और उस कार्बन से कौन कनेक्टेड है, हेलोजन, तो ये बन गया अपना एलिलिक ब्रोमाइड। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लिखना था, एलिल ब्रोमाइड का रासायनिक सूत्र कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बाद एक कार्बन, उस कार्बन से हेलोजन, ये लिख सकते हैं मतलब। ठीक है, एलिलिक हैलाइड का उदाहरण है ये, अपने को देख लो, ये शॉर्ट अपन ने बनाई थी। ठीक है, ये शॉर्ट अपन ने बनाई थी और इसमें आपको दिख ही रहा है बहुत पुरानी शॉर्ट है, चेक कर सकते हो, पूरा अपने इस चैनल पे दे रखा है, जाके जाओ और शॉर्ट्स देखो, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन अपन ने पहले से डिस्कस कर रखे थे यूट्यूब चैनल पे। आगे सुनो,
जैविक प्रतिदर्शों के परिरक्षण में प्रयुक्त फॉर्मेल्डिहाइड का 40% का जलीय विलयन क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन कहलाता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से, आपके बोर्ड एग्जाम में आ भी गई है और पहले भी आ रखी है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% का जलीय विलयन फॉर्मेलिन के नाम से, फॉर्मोलिन के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, फॉर्मोलिन या फॉर्मेलिन जो अपन बोलते हैं इसको, तो 40% जैविक प्रतिदर्शों के परिरक्षण में फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन कहलाता है। ठीक है, तो ये अपने फिल इन द ब्लैंक। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। आगे ट्राइमेथिलअमीन की आकृति कैसी होती है? ट्राइमेथिलअमीन की आकृति, ठीक है, ट्राइमेथिलअमीन बहुत ज्यादा ही नहीं दे दिया इन्होंने इस बार। ट्राइमेथिलअमीन, ट्राइमेथिलअमीन का मतलब समझ गए ना, उससे कितने CH3 कनेक्टेड है? उससे कनेक्टेड है 3 CH3। और आप लोगों को पता है अगर मैं इसका संकरण निकालूंगा 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, तो संकरण sp3 आएगा और sp3 की आकृति पिरामिडीय कैसी होती है? अरे कैसी होगी? पिरामिडीय। ठीक है, पिरामिड शेप यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है। ट्राइमेथिलअमीन की आकृति पिरामिडल होती है, पिरामिडीय होती है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन देखो, ये भी अपने कहाँ डिस्कस किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में डिस्कस किया था, आगे एज इट इज। ट्राइमेथिलअमीन की पिरामिडीय, अब देखो क्वेश्चन दिया था इन्होंने, अपन ने जो क्वेश्चन दिया इससे इन्होंने क्या बना दिया? फिल इन द ब्लैंक बना दिया। अभी भी ऊपर यही हुआ था, तापमान बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलयता घटती है, क्यों? समझाइए, ये क्वेश्चन समझाया था मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, उन्होंने इसी का फिल इन द ब्लैंक बना दिया। तापमान बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलयता डैश 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 होती है। ठीक है, तापमान बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलयता घटती है। और यहाँ पे क्या बना दिया? ट्राइमेथिलअमीन की आकृति कैसी होती है? पिरामिडीय या पिरामिडीय होती है। ठीक है, पिरामिडल, पिरामिडीय। विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, बेसिक साइंस का क्वेश्चन है। ए से रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी। तो और बस ये ध्यान रखना है, विटामिन सी लिखना था, आंसर सही हो जाता है। विटामिन सी का मैंने यहाँ पे नाम में लिख दिया आप लोगों के लिए। विटामिन सी को अपन किस नाम से बुलाते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से अपन बुलाते हैं। आगे सुनो, अब 1 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म के गैसीय विलयन में विलय तथा विलायक लिखिए। अब आप लोगों को यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, वैसे भी आप लोगों को पता ही होगा, जो प्रकृति विलायक की होती है वही प्रकृति विलयन की होती है। अगर मेरा विलयन कैसा है? गैसीय, इसका मतलब मेरा विलायक भी कौन होगा? गैस होगा। और आप लोगों को पता है यहाँ पे क्लोरोफॉर्म और देखो नाइट्रोजन गैस, इसका मतलब है यहाँ पे अपने पास विलायक कौन हो गया? नाइट्रोजन गैस, विलय कौन हो गई? क्लोरोफॉर्म। ये इसका आंसर गया। आगे, मर्क्यूरी सेल में प्रयुक्त एनोड का नाम लिखिए, तो जिंक मर्क्यूरी अमलगम। अब ये देखो, सुनना ध्यान से, ये क्वेश्चन, ये पैराग्राफ कहां से उठाया मैंने? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है वहां से उठाया अपन ने। मर्क्यूरी सेल श्रवण यंत्र, घड़ियों आदि जैसे विद्युत की कम मात्रा की आवश्यकता वाली युक्तियों के लिए उपयुक्त होता है। इसमें जिंक मर्क्यूरी अमलगम एनोड का, जिंक मर्क्यूरी अमलगम किसका काम करता है? एनोड का। तो यहाँ पे अपने को ये लिखना था जिंक मर्क्यूरी अमलगम। 1 नंबर का क्वेश्चन था, मर्क्यूरी सेल में प्रयुक्त एनोड का नाम लिखिए, तो जिंक मर्क्यूरी अमलगम। ठीक है, रिएक्शन वगैरह डिस्कस की थी अपन ने इसकी। NiCO4 में निकल की ऑक्सीकरण अवस्था, NiCO4 में निकल की ऑक्सीकरण अवस्था बताइए। अब इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया, सुनना ध्यान से, पहले सुन लो एक बार, वापस एक शॉर्ट दिखा देता हूं आप लोगों को। अगर कोई शॉर्ट भी देख के गया होगा ना, तब भी वो पास हो सकता है आराम से, कि अगर किसी ने साइंस आचार्य की शॉर्ट देखी हो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस। अरे यार, वो शॉर्ट कहाँ चली गई? चलो कोई नहीं, इसमें दिखा देंगे अभी अपन आगे। एक और शॉर्ट डिस्कस की थी अपन ने, वो वैसे यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है, उसका देख लेना एक बार। तो NiCO4 में निकल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? 0 होती है। अब ये अपन ने कहाँ का डिस्कस किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में NiCO4 में निकल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? 0 होती है, क्योंकि अपन जानते हैं कार्बोनिल अपने प्रकार, कार्बोनिल एक प्रकार का अपने पास उदासीन लिगेंड है। ठीक है, यहाँ पे निकल की, कोई बोले ना क्या हमेशा धातु कार्बोनिलों में? हमेशा नहीं, ज्यादातर केस में। जैसे NiCO4 में मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया एज इट इज। उसके अलावा मैं बात करूँ FeCO5, ये भी मेटल कार्बोनिल है, इसमें भी Fe की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है ना, धातु कार्बोनिल अपन ने डिस्कस किया। अब ये आ गई अपने धातु कार्बोनिल की शॉर्ट। ये आपको अपने साइंस आचार्य हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से Fe की ऑक्सीकरण अवस्था किस में शून्य है? तो धातु कार्बोनिलों में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था अपने को शून्य देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन भी अपने पास आ चुका है एज इट इज। ठीक है, आगे प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण याद करने का सूत्र लिखिए, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट अपन कैसे निकालते हैं? तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट अपन निकालेंगे जो अपना म्यू है इक्वल टू √NN+2।
म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन ब्रैकेट एन प्लस टू, जहाँ पे एन क्या है अपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण अपन इससे निकालते हैं, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस टू, ठीक है। यहाँ पे अपन ने देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप लोगों को याद हो तो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में मैंने बताया था चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू रूट एन ब्रैकेट एन प्लस टू, ठीक है, जहाँ पे एन क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसकी कहीं मोर मैग्नेटॉन। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए थे। वेनेडियम प्लस टू का निकाला था चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नीज प्लस टू का निकाला था चुंबकीय आघूर्ण, तो इस बार सिर्फ फॉर्मूला पूछ लिया। आगे निम्न प्रचक्रण संकुल का कोई उदाहरण लिखिए। निम्न प्रचक्रण संकुल समझते हो? निम्न प्रचक्रण संकुल का कोई उदाहरण लिखिए। निम्न प्रचक्रण संकुल कौन बनाते हैं? जो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की उपस्थिति में पेयरिंग होती है। अरे प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में युग्मन होता है, और युग्मन होगा तो मैं कहूंगा कि एक कक्षक में जैसे कोई अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, पहले अगर एक एक डब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन बैठा है तो क्या हो गए होंगे? युग्मित हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपने को युग्मित इलेक्ट्रॉन देखने को मिलती है, और युग्मन किसकी उपस्थिति में होता है? प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में होता है। और अपन जानते हैं अगर प्रबल लिगेंड है तो डेलो का मान ज्यादा होगा किससे? पी से। अब ये डेलो क्या है? डेलो क्या है? ये अपने पास है अष्टफलकीय संकुलों का जो विपाटन ऊर्जा होती है वो डेलो है, ठीक है ना। विपाटन ऊर्जा का मान डेलो, और पी अपनी पेयरिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा, ठीक है। पी अपनी पेयरिंग एनर्जी, डेलो अपनी विपाटन ऊर्जा, ठीक है। T2G तथा Eg के मध्य का ऊर्जा अंतराल भी इसको अपन बोलते हैं, T2G तथा Eg के मध्य का ऊर्जा अंतराल। तो अगर डेलो का मान ज्यादा है पी से, सुनना ध्यान से, अगर डेलो का मान ज्यादा है किससे? पी से, मतलब पेयरिंग एनर्जी कम है, युग्मन ऊर्जा कम है, तो यहाँ पे युग्मन करवाना संभव है। और मैं बोलूंगा निम्न प्रचक्रण कौन से? जो ज्यादातर अपने पास जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं क्या बनाते हैं? निम्न प्रचक्रण संकुल बनाते हैं। जैसे K for Fe6 लिखा हो, 4 पोटेशियम घटा दो तो FeCN6 पे क्या बचा? -4। तो ये भी इसका एग्जांपल हो गया। आगे देखो NiCN4 अपन ने डिस्कस किया था। यहाँ पे कार्बन, ये जो साइनाइड है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है। देखो इसने क्या करा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बैठे थे इनका युग्मन करवा दिया। 2 इलेक्ट्रॉन अकेले बैठे थे, इसको कहा तो भी इसके पास चल जाता, तो ये चला गया, तो यहाँ पे युग्मन हो गया। युग्मन हो गया मतलब ये कैसा संकुल है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। निम्न प्रचक्रण संकुल है, ठीक है। यहाँ पे अपने को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 देखने को मिल रहे हैं, तो चुंबकीय आघूर्ण भी क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। आंतरिक कक्षा संकुल भी बोल सकते हैं क्योंकि अंदर के डी काम में आ रहे हैं। निम्न प्रचक्रण संकुल कौन होंगे? निम्न प्रचक्रण संकुल अपने को ज्यादातर वो देखने को मिलते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, युग्मन करवा देते हैं वो, ठीक है। तो निम्न प्रचक्रण संकुल बनाते हैं। आगे निम्नलिखित यौगिकों को SN2 अभिक्रिया की बढ़ती है। SN2 में आप जो ऑर्डर जानते हो, सबसे ज्यादा क्रियाशीलता 1 डिग्री की, या अगर मैं बात करूं मेथिल हैलाइड की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा, उससे कम 1 डिग्री की, उससे कम 2 डिग्री की, सबसे कम 3 डिग्री की। तो यहाँ पे अपने को देखो हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है, कार्बन आगे 1 कार्बन से कनेक्टेड है 1 डिग्री। हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है, कार्बन आगे 3 कार्बन से कनेक्टेड है 3 डिग्री। हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है, कार्बन आगे 2 कार्बन से कनेक्टेड है 2 डिग्री। अपने को आपकी क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में लिखना, तो सबसे कम क्रियाशीलता 3 डिग्री की, उससे ज्यादा 2 डिग्री की, सबसे ज्यादा 1 डिग्री की। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो 3 डिग्री सबसे पीछे, उससे आगे 2 डिग्री, सबसे आगे 1 डिग्री, ठीक है। ये कर सकते हैं अपन। ये देखो ये क्वेश्चन अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में अपन ने देखा था। अरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में अपन ने किया था 1 डिग्री की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा, उससे कम 2 डिग्री की, सबसे कम 3 डिग्री की। ये कौन सा क्रम है? ये बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है। क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में लिखी है, तो ये अपन ने बढ़ते क्रम में लिख रखा है। SN2 अभिक्रिया के बढ़ती है अभिक्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी अपन ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया है। एथिल अल्कोहल की वाष्प को, एथिल अल्कोहल 2 कार्बन वाले अल्कोहल की वाष्प को 573 केल्विन पे तप्त कॉपर के साथ, कॉपर विद 573 केल्विन, कॉपर 573 केल्विन में 1 डिग्री अल्कोहल क्या बनाता है? एल्डिहाइड बनाता है। 2 डिग्री अल्कोहल क्या बनाता है? कीटोन बनाता है। और 3 डिग्री अल्कोहल से अपने को एल्कीन देखने को मिलती है। ये रिएक्शन अपन ने डिस्कस की थी। 1 डिग्री अल्कोहल क्या बनाता है? एल्डिहाइड बनाता है। 2 डिग्री अल्कोहल क्या बनाता है? कीटोन बनाता है। 3 डिग्री अल्कोहल से अपने को एल्कीन देखने को मिलती है कॉपर 573 केल्विन पे। अब अपने पास यहाँ पे देखो ये जो अपने को ये दिख रहा है ना, ये कहाँ का पार्ट है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके? एल्कोहल, फिनॉल और ईथर की जो मैंने डिस्कस किए थे, ये रिएक्शन मैंने लिखी थी जो अपने को आज एज इट इज एग्जाम में देखने को मिल रही है। एथिल अल्कोहल मतलब CH3CH2OH, कॉपर विद 573 केल्विन। ये देखो कॉपर विद 573 केल्विन क्या बनाएगा? 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, नाम है इसका एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, नाम है इसका एसिटाल्डिहाइड। आगे सुनो डाइअजोनियम लवण का सामान्य सूत्र। डाइअजोनियम लवण समझते हो ना, Rn2+X-, ये डाइअजोनियम हैलाइड है, ठीक है ना। इससे अपन और अगर यहाँ पे बेंजीन जोड़ दो तो बेंजीन डाइअजोनियम हैलाइड, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। Rn2+X- लिख दो, C6H5N2+Cl- लिख दो। आगे
मैथिलअमीन से मेथिल आइसोसाइनाइड में परिवर्तन का रासायनिक समीकरण याद आता है? मैथिलअमीन से मेथिल आइसोसाइनाइड, कार्बिल अमीन अभिक्रिया, कार्बिल अमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो अपन ने मैथिलअमीन से क्या करना है, हाइड्रोजन घटा के उसकी जगह कार्बन जोड़ देना है। तो अपन बना देंगे मैथिलअमीन से मेथिल आइसोसाइनाइड, क्लोरोफॉर्म विद KOH, क्लोरोफॉर्म विद KOH से अभिक्रिया करवाओ, क्लोरोफॉर्म विद KOH से अभिक्रिया करवाओ और आइसोसाइनाइड बनाओ। आइसोसाइनाइड में कौन बॉन्ड बनाता है? नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है। साइनाइड में कौन बॉन्ड बनाता है? कार्बन बॉन्ड बनाता है। तो ये भी अपन ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में देखा था। एक प्राथमिक अमीन कार्बिल अमीन अभिक्रिया जिसको कि अपन आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं द्वारा पहचानी जा सकती है। 1 डिग्री अमीन का टेस्ट था ये। एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों अमीन देते हैं, है ना, जिसमें अमीन क्लोरोफॉर्म के अल्कोहलिक KOH विलयन के साथ गर्म की जाती है, जिसके परमाणु स्वरूप एक कार्बिल अमीन या आइसोसाइनाइड बनती है। ठीक है, पूरी रिएक्शन अपन ने डिस्कस की थी, बताया था मैंने। कार्बिल अमीन रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए आरएनए में कोई एक अंतर लिखिए, डीएनए आरएनए में कोई एक अंतर लिखिए। मैंने बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में याद रखना डीएनए आरएनए में। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। शर्करा के बेसिस पे भी लिख सकते हैं। डीएनए में होती है बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में होती है बीटा D राइबोज। ठीक है, आरएनए में बीटा D राइबोज, डीएनए में बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 किसका? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिखवाया था। डीएनए आरएनए में अंतर लिखिए शर्करा के आधार पर। इन्होंने क्या पूछा? डीएनए तथा आरएनए में कोई एक अंतर लिखिए। ठीक है, तो आप शर्करा के आधार पर भी लिख सकते हो, उनका पूरा नाम भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, शर्करा के डायग्राम भी बनाए थे अपन ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। आगे सुनो, स्थिर क्वाथी मिश्रण को परिभाषित कीजिए। स्थिर क्वाथी मिश्रण जानते हो, दो द्रवों का ऐसा मिश्रण जो कि एक निश्चित तापमान पर उबलता है तथा द्रव अवस्था में घटकों की प्रतिशतता वाष्प अवस्था में घटकों की प्रतिशतता के बराबर होती है। इसको अपन क्या बोल देते हैं? स्थिर क्वाथी मिश्रण। अपने को क्या बताना है? न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण को उदाहरण की सहायता से समझाइए। अब ये न्यूनतम क्वथनांक क्या होता है? न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण ऐसा मिश्रण है जिसका क्वथनांक उसके शुद्ध घटकों के क्वथनांक से कम होता है। देखो नाम में ये न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण, मतलब इसका जो क्वथनांक होगा शुद्ध अवस्था में उसके घटकों की तुलना में क्या आएगा? कम आएगा। ठीक है, न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी ऐसा मिश्रण है जिसका क्वथनांक उसके शुद्ध घटकों के क्वथनांक से कम होता है। आगे अब देखो सुनना, क्वथनांक कम, ठीक है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम, तो कौन ज्यादा? वेपर प्रेशर ज्यादा। ये मिश्रण राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। धनात्मक विचलन का मतलब है वेपर प्रेशर क्या आता है? इनका ज्यादा आता, बढ़ जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एथेनॉल और जल, एथेनॉल और जल। ठीक है, ये लिख सकते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण फिर से देख लो, कहां पे पढ़ा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विलियन के। स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होते हैं? पूरी बात मैंने आप लोगों को बता रखी है, एज इट इज अपने को देखने को मिल रहा है। आगे 16 ग्राम NaOH को जल में घुलकर 16 ग्राम NaOH को जल में घुलकर 800 मिलीलीटर का विलयन बनाया गया। विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। मोलरता का सवाल था क्या? मोलरता का सवाल मैंने करवाया था कि हाँ देखो मोलरता के सवाल मैंने करवाए थे। ऊपर विलय के मोल, नीचे विलयन का आयतन। विलय के मोल निकालने तो विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलय का ग्राम आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पे देखो विलय की ग्राम में मात्रा कितनी है? 16 ग्राम NaOH है। NaOH का मोलर द्रव्यमान या GMM 40, तो 16 बटा 40। विलयन का आयतन 800 और ऊपर अपन क्या करेंगे? ये मिलीलीटर है तो उसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, ऊपर जाके क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई बन जाएगा। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.5 M। बहुत आसान न्यूमेरिकल है। इस टाइप का न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाया था। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो वैल्यू चेंज हो गई, तो अब ऐसा तो है नहीं कि आपको हर चीज़ एज इट इज ही मिल जाएगी। वैल्यू तो चेंज हो रही है। मोलरता का कॉन्सेप्ट आपको पता है, बस वैल्यू आपको चेंज कर दी है। बाकी क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, कर सकते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अपने को आना चाहिए। अरे फॉर्मूला लिख के आए हो तब भी नंबर मिलेंगे। वैसे तो बहुत आसान कैलकुलेशन है इसकी, कैलकुलेशन वाला पार्ट तो कुछ आया नहीं इस बार। हाँ, किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान ये है तो अभिक्रिया के लिए अर्धायु की गणना कीजिए। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बोला था आप लोगों को कि कई बार अपने पास क्या होता है कि अपने को अर्धायु काल तो दे रखा होता है, पर ये मतलब अब अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है? वेग स्थिरांक का मान दे रखा है, अर्धायु काल पूछा है कि सर अब हमको कैसे पता चलेगा ये शून्य कोटि की है प्रथम कोटि की? तो फिर से मैंने कहा था वेग स्थिरांक की इकाई से चेक कर लो। सेकंड इनवर्स मतलब कौन सी कोटि? प्रथम कोटि। देखो एज इट इज क्वेश्चन सुनना, एज इट इज क्वेश्चन। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान ये है, वैल्यू चेंज कर दी, सेकंड इनवर्स। इस अभिक्रिया के लिए अर्धायु की गणना कीजिए। अरे इधर भी अर्धायु पूछी है, इधर भी अर्धायु पूछी है, इधर भी वेग स्थिरांक दे रखा है, इधर भी वेग स्थिरांक दे रखा है, इधर भी वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? इधर भी वेग स्थिरांक की इकाई सेकंड इनवर्स मतलब प्रथम कोटि की है। इधर भी वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? सेकंड इनवर्स मतलब प्रथम कोटि की है। फॉर्मूला लगाओ T12 = 0.693/K। फॉर्मूला लगाओ, अरे फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। ठीक है, 0.693/K, K की वैल्यू पुट करनी है, 2.31 3 टाइम्स में कट जाएगा। बहुत आसान कैलकुलेशन है, चेक कर लेना। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी अपने को देखने को मिला था। आगे सुनो फिर, आगे आगे आगे
अगला क्वेश्चन, द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी की त्रिज्या लगभग समान होती है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? लैंथोनॉइड संकुचन के कारण। लैंथोनॉइड संकुचन समझा सकते हो ना? अरे लैंथोनॉइड संकुचन अपन ने डिस्कस किया था, टाइटेनियम से जर्कोनियम की तरफ जाते हैं तो साइज बढ़ती है, और जर्कोनियम हाफनियम की आयनिक त्रिज्याएं क्या हो जाती है? लगभग समान हो जाती है। और रीजन अपन ने दिया था लैंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, डी तथा एफ इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण, ठीक है। लैंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन, जिसको अपन ने समझा था जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा, ठीक है। जेड बढ़ रहा है, सिग्मा कम हो रहा है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बढ़नी चाहिए थी पर बराबर हो गई, इसका मतलब क्या हो गई? वो कम हो गई है, ठीक है। ये पूरा अपन ने किया, ये क्या है? ये पूरा अपन ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में किया था, लैंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बोला था मैंने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे, निम्नलिखित उपसंयोजक यौगिक को आईयूपीसी नाम लिखिए। अब इसमें नाम लिखना है, क्लोराइड और अमाइन में पहले कौन आता है? अमाइन आता है, तो पहले अमाइन लिखेंगे। कितने अमाइन है? 5, मतलब पेंटामाइन, पेंटामाइन क्लोरिडो, पेंटामाइन क्लोरिडो। और इसकी बात करते हैं तो कोबाल्ट, ठीक है। और क्योंकि ये धनात्मक कॉम्प्लेक्स है, अरे ये धनात्मक डब्बा है, पॉजिटिव डब्बा है, तो मैं कहूंगा कोबाल्ट को कोबाल्ट ही लिखेंगे। ऑक्सीजन अवस्था निकालनी है, Cl की -1, 2 एक Cl पे चार्ज -1, इधर 2 Cl पे -2, -1 -2 -3, तो कोबाल्ट पे कितना गया? +3, तो यहाँ पे थर्ड क्लोराइड। अरे समझ आ रही है ये बात कैसे निकाली है? अभी तो मैं बस ये बता रहा हूँ, ये जो नाम बहुत ईजी दे रखे हैं, ऐसे नाम अपन ने लिखे थे। कहाँ लिखे थे? देख लो, कॉपर H2O का नाम लिखा था अपन ने, CONS3 लिखा था, FeCN6 लिखा था 3-, ठीक है ना। इनके नियम पढ़े थे तो यहाँ पे नाम आ चुका है, और ये नाम अपन लिख सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? धनायन का, तो सबसे पहले आ गया पोटेशियम। डब्बे के बाहर जो आयन होते हैं उनकी संख्या नहीं लिखते, तो पोटेशियम। अब बात करते हैं C2O4 कितने हैं? 3, तो पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो। और एल्यूमिनियम को क्या बोल देंगे? एल्यूमिनेट बोल देंगे, क्योंकि डब्बा कैसा नेगेटिव चार्ज है, तो एल्यूमिनेट और थर्ड, ठीक है। इसमें अगर निकालनी हो K3Al की, K3AlC2O4 होल थ्राइस, ठीक है। 1 पोटेशियम की +1, 3 की +1 × 3, एल्यूमिनियम की क्या मानी अपन ने? X, ठीक है। C2O4 की -2 × 3, पूरे मॉलिक्यूलर चार्ज 0, +1 × 3 +3 +X +-, 3 2 6 0, -6 +3 -3, उधर जाके क्या बन गया? +3 बन गया। ऐसे भी आप कर सकते हो। और अगर आपका थोड़ा बहुत भी अगर आप दिमाग पे जोर डालते हो तो आपको पता चल जाएगा। 1 पोटेशियम पे +1 तो 3 पोटेशियम पे +3, 1 C2O4 पे -2 तो 3 पे -6, -6 +3 -3, उधर जाके क्या बन जाएगा? +3 बन जाएगा, ठीक है। इनको अपन रोमन में लिखते हैं, इनको अपन किस में लिखते हैं? रोमन में लिखते हैं। तो नाम अपन ने लिखना सीखा था, ठीक है, नाम लिखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों के विपाटन का नामांकित चित्र बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखो अष्टफलकीयों का विपाटन, ठीक है। 5 डी कक्षक टूट जाते हैं किसमें? T2G और EG में। 2 ऑर्बिटल के सेट को EG बोलते हैं, 3 ऑर्बिटल के सेट को T2G बोलते हैं। दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है वो डेलो कहलाता है, ठीक है। अष्टफलकीय क्षेत्र के जो अष्टफलकीय क्षेत्र की विपाटन ऊर्जा है, ठीक है, विपाटन ऊर्जा को अपन डेलो से लिख देते हैं वहां पे। स्प्लिटिंग एनर्जी है ना, स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये अपन क्या बना सकते हैं? अष्टफलकीय संकुलों का डायग्राम। ये भी अपने को कहाँ देखने को मिला था? ये भी अपने को देखने को मिला था, ये भी अपन ने बनाया था कहाँ पे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चीज है जो कि आपको देखने को मिल रही है। डी कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा वाली अवस्था से निम्नतम ऊर्जा वाली अवस्था T2G में है। यह हरे पीले रंग के प्रकाश की आवृत्ति का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा वाले EG में चला जाता है। इस कारण संकुल बैंगनी रंग का दिखाई देता है। गर्म करने पर लिगैंड जल कणों बाहर निकालता है और ये रंगहीन हो जाता है, ठीक है। और ये देख लो अष्टफलकीय, कहाँ लिखा है? अरे ध्यान से सुनना, किसका संकुल बनाया ये अपन ने? ये अपन ने किसका संकुल बनाया? अष्टफलकीय संकुल, ठीक है। अष्टफलकीय संकुल देखो लिख रखा है, ये एक अष्टफलकीय संकुल है और आप लोगों को पता भी है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब अष्टफलकीय संकुल है। तो 5 डी ऑर्बिटल टूटेंगे T2G में और EG में। तो ये अष्टफलकीय संकुलों का विपाटन ऊर्जा आरेख ये बनाना था अपने को। अगला क्वेश्चन, एल्डिहाइड नाभिक रागी युगात्मक के प्रति कीटोन से अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं? समझाइए। अपने को पता है कार्बनिल कार्बन की बात करते हैं तो पहली बात तो त्रिविम प्रतिबाधा कम होती है एल्डिहाइड में कीटोन के मुकाबले, और दूसरा एल्डिहाइड में एक ही आर ग्रुप होता है जिसका प्लस आई लगता है, तो वो कार्बनिल कार्बन पे एक ही आर ग्रुप का प्लस आई लग रहा है, जबकि कीटोन में 2 आर ग्रुप का प्लस आई लग रहा है। ये भी क्वेश्चन अपन ने एज इट इज डिस्कस किया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। तो ये भी अपन ने कहाँ देखा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। जाके देख लेना, इस यूट्यूब चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आरबीसी बोर्ड केमिस्ट्री बाई BRU सर। वहाँ पे क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिलेगा जो कि अपने आया है। आगे सुनो, निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। सक्सेनिक अम्ल, याद है अपन ने ट्रिक याद की थी, ओम्स गैप है ना, ऑक्सैलिक एसिड, मैलिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ठीक है। तो सक्सेनिक अम्ल में कितने थे? CH2 के नंबर 4, CH2 के नंबर 2 थे,
CH2 के नंबर कितने थे 2, तो यहाँ पे 2 CH2 बीच में आएंगे और दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो सक्सेनिक अम्ल का फॉर्मूला COOH, CH2 CH2 COH, ठीक है। और थैलिक अम्ल की बात करते हैं। थैलिक अम्ल अपने को बताइए, 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल को पास बेंजीन बनाओ, बेंजीन के जो 2 हाइड्रोजन उसको हटा के उसकी जगह 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल जोड़ दो, तो क्या बन गया अपना थैलिक अम्ल। थैलिक अम्ल से थैलेमाइड बना देते थे फिर अपन, थैलेमाइड थैलिक अम्ल, बहुत आसान चीज है। आगे एनिलीन की अनुनादी संरचना बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये भी कहाँ बना रखा अपन ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में, जाके देख लेना इस यूट्यूब चैनल पे। ये क्वेश्चन भी अपन ने डिस्कस किया था, कहाँ पे डिस्कस किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में एनिलीन की अनुनादी संरचना बनाएंगे, ठीक है। आगे प्रोटीन के विकृतीकरण को समझाइए, ये भी अपन ने डिस्कस किया था, कहाँ पे डिस्कस किया था, बायोमोलिक्यूल में। पूरा क्वेश्चन देखो, प्रोटीन का विकृतीकरण नंबर 13 पे सवाल आया था आपके बोर्ड में, और ये अपन ने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 5 बायोमोलिक्यूल के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के पीडीएफ में, प्रोटीन का विकृतीकरण। आगे सुनो, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में कोई दो अंतर लिखिए। शून्य कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण, और अभिक्रिया के लिए वेग और ताक्षणिक वेग में विभेद कीजिए, औसत वेग और ताक्षणिक वेग में अंतर। और अगला प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। अब जिन्होंने मेरे से केमिकल काइनेटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है ना, जहां पे अपन ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो अपन ने स्टार्टिंग यहाँ से की थी। मैंने आपको शून्य कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण, प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण सबकी डेरिवेशन करवाई थी, ठीक है। कोटि और आणविकता में अंतर कहाँ देखा अपन ने, देखो कोटि आणविकता में अंतर दे रखा अपन ने, कहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस में। तो ये भी अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ही आया, कोटि और आणविकता में अंतर, और ये अपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन की समाकलित वेग समीकरण, ठीक है। इसकी डेरिवेशन कर रखी है अपन ने इसी यूट्यूब चैनल पे, जाके देख सकते हो आप। इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने सबकी डेरिवेशन करवा रखी है, सुनना ध्यान से। अगर मान लो किसी बच्चे को जाके सर्च करना है, तो अपन ने चैनल ओपन किया अपना साइंस आचार्य हिंदी मीडियम, ठीक है। तो जाके क्या करना है, सभी लोगों को प्लेलिस्ट, जो बच्चे 11th के हैं मान लो, ठीक है ना, 12th वालों को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं वैसे। RBSc बोर्ड केमिस्ट्री बाई BRU सर, RBSc बोर्ड केमिस्ट्री बाई BRU सर, ठीक है। ये प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने यहाँ पे, ठीक है। इस प्लेलिस्ट में से आप क्या कर सकते हो, इस सारी डेरिवेशन समझ सकते हो। ये भी अपन ने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बनाई थी उसमें से आया है, ठीक है। ये भी अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में से, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है ना। ये डेरिवेशन भी अपन कर सकते हैं, और मैंने करवाई थी आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। प्रथम कोटि अभिक्रिया करता है, कल भी बताया था मैंने उसमें। आगे फिंकेल-स्टर्न अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। हेलोएल्कीन की केसीन तथा एजीसीन से अभिक्रिया में प्राप्त मुख्य उत्पादों की तुलना कीजिए। अपने को पता है केसीन एक आयनिक यौगिक है, एजीसीएन सहसंयोजक यौगिक है। केसीएन में कौन बंध बनाता है, केसीएन में बनाता है कार्बन, और एजीसीएन में कौन बनाता है, नाइट्रोजन, ठीक है। फिंकेल-स्टाइन सोडियम आयोडाइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है। सोडियम आयोडाइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, एसीटोन की प्रेजेंस में NX बाहर निकलता है और आयोडो क्या बन जाता है, मैथिल आयोडाइड बन जाता है, ठीक है, या एल्किल आयोडाइड बन जाता है। आगे सुनना बात, एल्किल आयोडाइड बन जाता है। आगे वुड्स अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण, ठीक है। 2 मोल क्या ले लेंगे अपन, एल्किल हैलाइड ले लेंगे, सोडियम की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे, 2NX बाहर निकालेंगे, दोनों एल्किल को जोड़ देंगे। एल्किल हैलाइडों की तुलना में एरिल हैलाइड नाभिक से ही प्रतिस्थापन के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, क्यों, समझाइए। ये क्वेश्चन भी देखो, सुनना ध्यान से। अब फिंकेल-स्टाइन कहाँ पे डिस्कस किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में, एज इट इज अपने को देखने को मिल रही है। सोडियम आयोडाइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाना है, NX बाहर निकालेंगे, एल्किल आयोडाइड बनेगा, ठीक है। वुड्स फिटिंग की बात करते हैं, वुड्स फिटिंग की बात करते हैं। वुड्स फिटिंग में एक अपना एरिल हैलाइड, एक अपना एल्किल हैलाइड, ठीक है। वुड्स फिटिंग नहीं पूछी थी, फिंकेल-स्टाइन ही पूछी थी। आगे बात करते हैं, एजीसीएन की बात करते हैं। एजीसीएन अपने पास कैसा यौगिक है, सहसंयोजक यौगिक है। कौन बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिया था, एथिल ब्रोमाइड, तो उसे अपन ने क्या बना दिया, एथिल आइसोनाइट्राइल या एथिल आइसोसाइनाइड। KNO2 की बात करते हैं, देखो सुनना ध्यान से। एजीसीएन, ठीक है, एजीसीएन कोवेलेंट है, मैंने बोला था कोवेलेंट के अंदर कौन बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन। कोवेलेंट में नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पे इधर नाइट्रोजन बना रहा है तो इधर ऑक्सीजन बनाएगा। ये सारी रिएक्शन अपन ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में देखी थी। वुड्स रिएक्शन आ चुकी है आपके सामने, ठीक है। वुड्स रिएक्शन में 2 मोल अपन ने क्या ले लिया, एल्किल हैलाइड, सोडियम की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे, 2NX बाहर निकालेंगे, दोनों एल्किल ग्रुप को अपन कनेक्ट कर देंगे। एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, क्यों, समझाइए। एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, क्यों, समझाइए। पहली चीज तो
जो हेलोजन से बॉन्डेड कार्बन है उसके संकरण में अंतर, दूसरा एरियल हैलाइड में क्या पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है, तो लोन पेयर अनुनाद में जा रहे हैं जिससे हमारे पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी डिफरेंस होता है कार्बन के। ये सारी बातें अपन ने डिटेल में कहाँ कर रखी है, ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया है आपके एग्जाम के पहले, ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में, ठीक है। ये सारी बातें लिख सकते हो आप, इसको पढ़ लेना एक बार। ये क्वेश्चन डिस्कस किया था या नहीं किया था, कमेंट में बता दो मेरे प्यारे बच्चों, जो 12th क्लास के बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जो पेपर दे के आए हैं, कमेंट करके बताओ मेरे को कि सारे क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए थे या नहीं किए थे। आपको याद होगा ऑफलाइन जब पढ़ते थे तब भी मैंने सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की थी, और अभी मैंने यूट्यूब पे 18 लेक्चर यहाँ पे डाले थे जहाँ पे मैंने हर एक चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे, जिसी में से पूरा पेपर बनाया अपने। आगे वेनिला सेम से प्राप्त एल्डिहाइड का नाम लिखिए, तो वेनिलिन। वेनिला सेम से प्राप्त एल्डिहाइड का नाम लिखिए तो क्या जाएगा, वेनिलिन जाएगा नाम, ठीक है। इसके आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं तो देखो एल्डिहाइड और अल्कोहल में कौन सीनियर होता है, एल्डिहाइड सीनियर होता है, तो नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से एल्डिहाइड से कनेक्टेड कार्बन को कम से कम अंक मिले, तो 1 2 3 4। अब OCH3 को अपन बोलते हैं मेथॉक्सी या मैथॉक्सी, और OH को अपन बोलते हैं हाइड्रोक्सी। मैथॉक्सी और हाइड्रोक्सी में पहले कौन आता है, अरे मैथॉक्सी और हाइड्रोक्सी में M और O में पहले कौन आता है, अपना ये अपना हाइड्रोक्सी, ये अपना मिथॉक्सी, ठीक है, ये अपना मिथॉक्सी, ये अपना हाइड्रोक्सी, तो पहले कौन आएगा, अपने हाइड्रोक्सी आएगा, तो H, अरे H और M में पहले H आएगा ना, तो 4 हाइड्रोक्सी, 4 पे अपना हाइड्रोक्सी, 3 पे अपना मिथॉक्सी, और ये अपना बेंजल्डिहाइड। इसको गायब कर दो, क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। मिथॉक्सी हाइड्रोक्सी, तो पहले कौन आएगा, अरे पहले कौन आएगा, हाइड्रोक्सी आएगा, तो 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। H2PDBSO4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन, रोजेनमुंड अपचेन। बोला था मैंने क्या करना है, अम्ल क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाना है, क्लोरीन को हटाओ, उसकी जगह क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन जोड़ दो, तो मैंने बना दिया अम्ल क्लोराइड से, मैंने बना दिया अम्ल क्लोराइड से एल्डिहाइड, ठीक है, क्लोरीन हटा के हाइड्रोजन। सुनना ध्यान से, फिर से एक लाइव प्रूफ देता हूँ, फिर से एक लाइव प्रूफ देता हूँ तुम लोगों को। कितने मिनट की वीडियो बन गई अपने, ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए वीडियो। तो बच्चों ये जो आपको रोजेनमुंड रिएक्शन नज़र आ रही है, ठीक है, सुनना, देखो सुनना सुनना सुनना, एक और प्रूफ देता हूं तुम लोगों को। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सर्जर इंजीनियर में आज अपन फिर से आ चुके इंपॉर्टेंट रिएक्शन के साथ में। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल की नेम रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली रिएक्शन के साथ, सुनते जाना। पहली है रोजेनमुंड अपचेन, रोजेनमुंड रिडक्शन। इसमें अपन क्या करेंगे, अपन अम्ल क्लोराइड से बनाएंगे एल्डिहाइड, Cl एज इट इज रिएक्शन लिख रखी है, पहली रिएक्शन ही, ठीक है, सुनना ध्यान से। इसकी वीडियो की बात करता हूँ, कब आया था, शॉर्ट देख लो, 2 मार्च 2026 को, 2 मार्च 2026 को आपके एग्जाम के जस्ट 2 दिन पहले की बात है, ठीक है। 4 को पेपर था, 3 को नहीं 2 को डाला था ये वीडियो मैंने, जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस की थी, और पहली रिएक्शन रोजेनमुंड रिडक्शन थी, जो कि आपको यहाँ पे एज इट इज देखने को मिली है। आगे सुनो, देखो एक और बात बता देता हूँ, एक और बात बता देता हूँ, रिडक्शन। इसमें अपन क्या करेंगे, अपन आगे सुनना, एक और रिएक्शन देखो, बनाना है तो साथ में H3O प्लस कीटोन अपचेन। आगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की बात कर, सुनना, आगे बात करते हैं गाटरमान कोच रिएक्शन। सुनना ध्यान से, कोच रिएक्शन अपन करते हैं बेंजीन से अपन बनाते हैं बेंजल्डिहाइड। किसकी उपस्थिति में विक्रिया होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl साथ में एनाइड्रस मतलब निर्जल NCl3 या CuCl। आगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की बात करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलिन, इसमें एसिटिल ग्रुप जोड़ेंगे, RC डबल बॉन्ड, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलिन। सुनना ध्यान से, सुनना सुनना सुनना, ये देखो मैंने स्क्रीनशॉट भी डाल दिया है, रोजेनमुंड रिडक्शन अपने को देखने को मिल रही है, ठीक है, रोजेनमुंड रिडक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलिन, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलिन देखो, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलिन एज इट इज रिएक्शन आ चुकी है। अपन बेंजीन की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, अपन बेंजीन की रिएक्शन करवा रहे हैं CH3C डबल बॉन्ड OCl एसिटिल ग्रुप की उपस्थिति में अभिक्रिया करवा रहे हैं एसिटिल क्लोराइड से, तो अपने को यहाँ पे एसिटिल ग्रुप बेंजीन पे ऐड होता हुआ दिखेगा, जिससे कि अपने को यहाँ पे कीटोन का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। ये भी वीडियो की मैं बात करूँ तो अपन ने 2 मार्च को अपलोड किया था, ये भी क्वेश्चन अपने को एज इट इज देखने को मिला है, ठीक है। इन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एक बार जल्दी से सुनते जाना। इन क्वेश्चन की बात करते हैं, सारी चीजें अपन ने पढ़ रखी है पहले से, ठीक है। अगर आपने अच्छे से यूट्यूब पे सीरीज फॉलो की है तो आपको देखने को मिला होगा, ठीक है। पहले तो देखो वेनिला सेम से प्राप्त एल्डिहाइड, नाम है उसका
वेनिलीन, नाम है उसका वेनिलीन। CHO के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप और मेटा पोजीशन पे OCH3। ये अपना मिथॉक्सी, ये अपना हाइड्रोक्सी। तो बात करूं 4 पे क्या हुआ हाइड्रोक्सी, 3 पे क्या हुआ अपना मिथॉक्सी, 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो ये अपने कौन सी रिएक्शन है, रोजेंट अपचयन है, क्लोरीन को हटा के हाइड्रोजन जोड़ दो, बन गया बेंजोइल क्लोराइड से बना दिया अपने बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये अपना क्या है, ये अपना सोडा लाइम वी कार्बोक्सिलीकरण। दो चीजें पड़ी थी, कॉल पे विद्युत अपघटन और सोडा लाइम वी कार्बोक्सिलीकरण। सोडा लाइम वी कार्बोक्सिलीकरण NaOH और CO की उपस्थिति में होता है। CO2 हटाओ और CH4 बनाओ, CO2 हटाओ और CH4 बनाओ। ठीक है, CO2 को हटा दिया यहाँ से और CH4 बना दिया। ठीक है, साथ में Na2CO3 बाई प्रोडक्ट है। मैडोस्पीड से प्राप्त यौगिक है, ये क्वेश्चन भी अपन ने डिस्कस किया था। जिन लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देखी है कमेंट में जाके लिखना और बताना मेरे को कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपन ने डिस्कस किए थे उससे फ़ायदा मिला या नहीं मिला। अपने रिव्यू जरूर लिखना, ताकि जो आपके जूनियर से 11th क्लास के वो वीडियो देखे तो उनको पता चले कि हाँ हमने पेपर के पहले आप लोगों को तैयारी करवाई थी जिससे कि आपका पेपर बना है। और मैं बात करूंगा 56 में से 50 प्लस आराम से आ गए होंगे इस सीरीज़ को अगर आपने देखा हो तो। और जो जिन बच्चों ने ऑफलाइन क्लास ली थी मेरे से उनको तो पता ही है पूरी बात। ठीक है, पेपर बहुत ईजी लग रहा होगा उनको। मैडोस्पीड से प्राप्त यौगिक क्या, ये कहाँ डिस्कस किया था, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखो सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है, ये वेनिलीन, ठीक है, ये अपना वेनिलीन, ये अपना सिनेमेल्डिहाइड और ये अपना वेलरएल्डिहाइड, 5 कार्बन वाला एल्डिहाइड, नाम है उसका वेलरएल्डिहाइड। रोजेनबॉन्ड रिडक्शन आ चुकी है, इस शॉर्ट में अपन ने डिस्कस किया था। अरे इस शॉर्ट में अपन ने डिस्कस किया था, ये भी आपके एग्जाम के पहले आ रखी है। रोजेनबॉन्ड रिडक्शन आ गई एज इट इज। फ्रिडलक्राफ्ट एसिटिलन आ गई, अपन ने एसिड ग्रुप जोड़ दिया, CH3C डबल बॉन्ड हो एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में, एनहाइड्रस AlCl3 लुईस अम्ल का एक ही काम है हेलोजन को उठाना। अरे लुईस अम्ल का एक ही काम है हेलोजन को उठाना, हेलोजन को ले जाएगा, CH3CO ये ग्रुप जुड़ जाएगा अपने काम पे, बेंजीन में तो बन जाएगा अपने एसिटिक ग्रुप ऐड हो गया। तो इस अभिक्रिया को अपन बोल देंगे फ्रिडलक्राफ्ट एसिटिलीकरण, एसिटाइलेशन। ठीक है, आगे सुनो, मैडोस्पीड से प्राप्त एल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड, अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था, यहाँ पे आ गया। ठीक है, मैडोस्पीड से प्राप्त एल्डिहाइड सैलिसैल्डिहाइड। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को पूरा कीजिए, ये क्वेश्चन वापस से आ गया वही अपना। AlCl3 क्या करेगा, क्लोरीन को ले गया, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव, ये कहाँ ऐड हो जाता है, बेंजीन में एसिटिल ग्रुप का एडिशन, जिससे कि अपना फॉर्म हो रहा है कीटोन। ठीक है, आगे सुनो, एसिटिक एसिड की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवा रहे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपचायक होता है, अपचयन करेगा। ठीक है, अपचयन, और उसके बाद में अपने को करवा देना इसका अम्लीय जल अपघटन। तो अपने को यहाँ पे अब आप लोगों को पता है कि जब अपन एसिटिक एसिड का अपचयन करवाते तो अपने को फाइनल प्रोडक्ट क्या देखने को मिलता है, CH3CH2OH एथिल अल्कोहल या अपना एथेनॉल। इसका उल्टा भी पढ़ लो, एथेनॉल का अगर मैं ऑक्सीडेशन करवाता हूँ, है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लेता हूँ, तो एथेनॉल से पहले बनता है, अगर बात करूँ अल्कोहल से पहले बनेगा एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। अभी अपन ने क्या कर दिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करवाया तो पहले अपने को देखने को मिला एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से देखने को मिला अपने को अल्कोहल। दोनों बातें रिवर्स करना आना चाहिए। मैडोस्पीड से प्राप्त यौगिक क्या है, सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, आगे डिस्कस। तो देखो ये जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है एनसीईआरटी का, मैंने जो बच्चे डाउट पूछ रहे थे रात को उनको ये पैराग्राफ बताया था। ठीक है ना, जिसमें 1-2 को डाउट भी था और इस पैराग्राफ से क्वेश्चन बन गया था। वेनिलीन वेनिला सेम से प्राप्त, ठीक है, वेनिला सेम से प्राप्त, सैलिसैल्डिहाइड मैडोस्पीड से प्राप्त, सिनेमेल्डिहाइड दालचीनी से प्राप्त। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है जो पूछे जाते हैं, वेनिलीन, सैलिसैल्डिहाइड और सिनेमेल्डिहाइड। ठीक है, ये सब अपन ने डिस्कस कर रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में, ये सब अपन ने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, आगे सुनो, सेक्शन डी की बात करते हैं। इलेक्ट्रोड को परिभाषित कीजिए, ईंधन सेल का नामांकित चित्र और कॉपर सल्फेट। अब देखो ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन की बात करता हूं तो देखो, इलेक्ट्रोड अपन जानते हैं, किसी भी धातु की छड़ को उसी धातु विलयन में जब डुबो के रखा जाता है तो उसमें क्या होता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या लिखा है सुनना, जब किसी भी धातु छड़ को उसी आयनों के विलयन में रखने पर धातु छड़ पर विलयन के आयनों के सापेक्ष या तो ऋणात्मक या धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है, अर्थात धातु तथा धातु आयन के मध्य एक निश्चित विभव उत्पन्न होता है, उसको अपन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। धातु तथा धातु आयन के मध्य एक निश्चित विभव उत्पन्न होता है, उसको अपन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन। फ्यूल सेल भी मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में बना के बताया था। हाइड्रोजन ऑक्सीजन अपन क्या करते हैं, पास कराते हैं। एनोड पे अपने को कौन सी, एनोड पे अपने को हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन देखने को मिलती है, कैथोड पे अपने को ऑक्सीडेशन के, एनोड पे हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन की और कैथोड पे ऑक्सीजन के रिडक्शन की रिएक्शन अपने को देखने को मिलती है। और यहाँ पे अपन वाटर बनाते हैं। ठीक है, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में अपन ने इसी सेल की हेल्प से वाटर प्रोड्यूस किया था। ये सारी बातें अपन ने की थी। फ्यूल सेल का डायग्राम डिस्कस किया था, आ गया था अपने
फ्यूल सेल का डायग्राम डिस्कस किया था, ठीक है, वो अपने को देखने को मिला है यहाँ पे। फ्यूल सेल, ईंधन सेल, इलेक्ट्रो वो हो गया, CuSO4। अब इसकी बात सुनो, अपन एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, आप लोगों को पता होगा, अपन एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर 20 मिनट तक, 1.5 एम्पियर 20 मिनट तक, ठीक है। यहाँ पे सुनना, इधर 1.5 एम्पियर 20 मिनट तक, और यहाँ पे क्वेश्चन आया अपने, यहाँ पे क्वेश्चन आया उधर 1.5 एम्पियर 20 मिनट तक, यहाँ पे 1 एम्पियर 15 मिनट तक। सिर्फ वैल्यू चेंज हुई है, सिर्फ यहाँ पे अपने को वैल्यू चेंज होती हुई देखने को मिली है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, अपन जानते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ W समानुपाती क्या होता है, Q समानुपाती हटाऊंगा क्या आएगा, कांस्टेंट W बराबर ZQ। अपन जानते हैं Q की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, IT। अरे करंट क्या होती है, चार्ज पर यूनिट टाइम I इक्वल टू Q अपॉन T, तो Q की जगह IT लिख सकता हूँ। W इक्वल टू Z क्या होता है, E अपन 96,500 अप्रॉक्स ले लेते हैं, I इंटू T। E की जगह मैं लिख सकता हूँ मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, 96,500 गुणा I इंटू T। मोलर मास की बात करता हूँ, मोलर मास कितना होता है कॉपर का, 63.5। करंट कितनी है यहाँ पे, करंट है 1 एम्पियर। टाइम क्या है 15 मिनट, मिनट को सेकंड में बदलेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से, 15 इंटू 60। एन फैक्टर कितना है कॉपर का, यहाँ पे कॉपर प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, कैथोड पे पूछ रहा है ना, तो कैथोड पे कॉपर प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में जाएगा, तो यहाँ पे एन फैक्टर 2 आएगा, और नीचे 96500। सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। 63.5 1 15 इंटू 60 एज इट इज क्वेश्चन आया है, सुनना ध्यान से, बस वैल्यू चेंज हुई है। वैल्यू क्या चेंज हुई है, यहाँ पे 1.5 और 20 मिनट तक, 1.5 एम्पियर को 20 मिनट तक, 1.5 एम्पियर को 20 मिनट तक, और यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे ध्यान से सुनना 1 एम्पियर को 15 मिनट तक। बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज सेम है, ठीक है। अब वैल्यू इधर उधर करना आना चाहिए आपको बस। आगे सुनना एक और क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे तो वैल्यू चेंज हुई थी, अब एक क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिल रहा है अपने को। इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित कीजिए, ईंधन सेल, चलो ये तो हो गया, ये अपना 0.296 निकाल लेंगे अपन। आगे देखो सेल विभव को परिभाषित कीजिए। सेल विभव क्या है, कैथोड तथा एनोड के बीच के विभवांतर को अपन क्या बोल देते हैं, कैथोड तथा एनोड के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाता है, सेल विभव। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अपन ने बनाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज के क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे, जहाँ पे मैंने आपको बताया था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आगे एज इट इज, आगे ये क्वेश्चन देखो 298 केल्विन पे, क्वेश्चन सुनना ध्यान से। 298 केल्विन पे 0.1 मोलर केसीएल विलयन की चालकता 0.0129 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। 0.1 मोलर केसीएल विलयन की मोलर चालकता की गणना कीजिए। अब देखो अभी भी अगर आपको लग रहा है ना कि क्या पता है बात सच है या नहीं है, क्या करना है, अभी के अभी आरबीएससी बोर्ड केमिस्ट्री बाय बीआरबी सर प्लेलिस्ट ओपन करो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाओ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 एक घंटे के 3 घंटे में मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म किए। उस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन देखो, वहां पे मैंने सॉल्व करवा रखा है, आपको लाइव प्रूफ देता हूं यहाँ पे। 298 केल्विन पे 0.1 मोलर केसीएल विलयन की चालकता 0.0129 है। 0.1 मोलर केसीएल की चालकता, अरे 0.1 मोलर केसीएल की चालकता 0.0129। एज इट इज क्वेश्चन आ गया, ठीक है, एज वैल्यू भी चेंज नहीं हुई है। 0.1 मोलर केसीएल विलयन की चालकता 0.0129 है, ठीक है। 0.1 मोलर केसीएल विलयन की चालकता 0.0129 है, तो 0.1 मोलर केसीएल की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। मोलर चालकता ज्ञात करना है तो लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 बटा कैपिटल एम, ठीक है। कप्पा गुणा 1000 डिवाइडेड बाई कैपिटल एम रखेंगे तो लैम्डा एम का मान 129 आएगा, जो कि अपने को यहाँ पे इस क्वेश्चन में एज इट इज देखने को मिला है, ठीक है। ये क्वेश्चन अपन ने क्लासरूम में डिस्कस किया था, ऑनलाइन वीडियो में भी डिस्कस किया था, ठीक है, तो वो अपने को देखने को मिल रहा है। आगे सुनो, सरल ईथर। सरल ईथर जानते हो सब लोग, सरल ईथर को अपन और क्या बोल देते हैं, सिमेट्रिकल ईथर, सममित ईथर, जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान हो। और इसका एक और क्वेश्चन है, हाँ, अब यहाँ पे एक मैकेनिज्म पूछी थी प्रोपीन के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन की, प्रोपीन के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन की, तो ये भी अपन ने डिस्कस कर रखी है, ठीक है। अभिक्रिया की तीन चरणों में क्रियाविधि होती है। पहले में अपन क्या करते हैं, H+ लेते हैं, प्रोटॉन लेने से किसका निर्माण होता है, कार्बन आयन का, ठीक है। सेकंड स्टेप में बात करते हैं कार्बन आयन पे किसका आक्रमण होता है, नाभिक स्नेही का, वाटर एज नाभिक स्नेह अटैक करता है, जिससे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अस्थायी होता है। आखिरी में यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकलेगा, जिसको वाटर ले लेगा। तो यहाँ पे अपन ने क्या बना दिया, यहाँ पे अपन ने बना दिया एल्कीन से बना दिया अपन ने एल्कोहल, इसको अपन बोलते हैं अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन। इसको क्या बुलाते हैं अपन, अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन। अपन ने 2 जलयोजन पढ़े थे, अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन
और एक पढ़ा था अपन ने हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म आ चुकी थी, इसको अपने को लिखना था। और यहाँ पे अपने को किसका करवाना था, अरे यहाँ पे किसका करवाना था, प्रोपीन का। तो अपन ने प्रोपीन का अम्ल उत्प्रेरक जल वियोजन करवा दिया, ठीक है। प्रोपीन का अम्ल उत्प्रेरक जल वियोजन करवाया, प्रोपीन, ठीक है। एक असम्मित एल्कीन है अपने पास, असम्मित एल्कीन है, तो यहाँ पे वही वाटर ने H+ लेके क्या बनाया, हाइड्रोनियम आयन बनाया H3O+। यहाँ से क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड टूटा, कार्बन पे नेगेटिव, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा H+ लेके, तो इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, कार्बन का निर्माण, ठीक है। वाटर एज ए नाभिक ने अटैक करेगा, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, बहुत ज़्यादा अस्थायी, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, और हाइड्रोजन निकलेगा तो अपने क्या बन जाएगी, एल्कोहल बन जाएगी, ठीक है। और अपन लोगों को डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना भी आता है। असम्मित एल्कीन पे अम्ल उत्प्रेरित जल वियोजन से अगर मैं बात करूं तो कौन सा उत्पाद बनता है, अपने को यहाँ पे मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार उत्पाद देखने को मिलता है। हाइड्रोजन वहां जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, तो हाइड्रोजन कहाँ गया, जहाँ पे हाइड्रोजन गया, CH2। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन 2 थे, तो हाइड्रोजन यहीं गया, तो देखो CH3, और इस कार्बन पे हाइड्रोजन कम थे तो यहाँ पे OH चला गया। यहाँ पे अपन जल का योग करवाते हैं मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। आगे मिश्रित ईथर, मिश्रित ईथर बोल लो या असम्मित ईथर बोल लो, अनसिमेट्रिकल ईथर। मिश्रित ईथर या असम्मित ईथर क्या होती है, जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की संख्या क्या हो, अलग अलग हो, जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की संख्या अलग अलग हो, उसको अपन असम्मित ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं या मिश्रित ईथर बोलते हैं। प्रोपेन टू के निर्जलीकरण की क्रियाविधि, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की क्रियाविधि अपन ने डिस्कस की थी। क्वेश्चन भी था एनसीईआरटी का, एथेनॉल से अगर अपने को अम्लीय निर्जलन से एथिन बनानी हो, क्या करना है, एल्कोहल की अभिक्रिया करवा दो किसी अम्ल से, तो एल्कोहल H+ ऑक्सीजन लोन पर H+ को देके बॉन्ड बनाएगा, जिससे क्या ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अस्थायी, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे कार्बोधन का निर्माण, और ये हाइड्रोजन जो है बॉन्ड तोड़ के क्या बना लेती है, एल्कीन बना लेती है। यहाँ पे क्या करना है अपने को यहाँ पे अपने को दे रखा था प्रोपेन टू से अपने को क्या बनाना था, प्रोपेन टू का अपने को करवाना था यहाँ पे डिहाइड्रेशन करवाना था, निर्जलीकरण। H+ लिया ऑक्सीजन ने तो क्या बन गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो किसका निर्माण हो गया, कार्बन आयन का। अब दोनों तरफ हाइड्रोजन है, कहीं से भी ले लो, तो ये वाला जैसे हाइड्रोजन इधर शिफ्ट होगा तो अपने पास बन गई प्रोपीन, क्या बन गई अपने पास, प्रोपीन, ठीक है। बात करें तो अपने को यहाँ पे प्रोपीन देखने को मिल रही है, तो अपन ने क्या करा, यहाँ पे प्रोपेन टू ऑल से 1 2 3 3 कार्बन प्रोपेन, 2 पे ऑल है, तो प्रोपेन टू ऑल से मैंने क्या बना दी, प्रोपीन बना दी। तो अगर मैं बात करूँ इसकी, तो यहाँ पे अपने को अगर मैं बात करूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तो 56 में से अपने को यहाँ पे 50+ नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। इस सीरीज में अपने को 56 में से 50+ देखने को मिले हैं। चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। इतना खुल के बोल रहा हूँ, इसका मतलब है अपन ने ये काम किया है, ठीक है। आप लोगों को अगर और सबूत चाहिए तो पहले की वीडियोस पढ़ें, आपके पास 4 तारीख के पहले यूट्यूब में डेट भी आ जाती है, किस तारीख को अपलोड हुआ है वो, ठीक है ना, टाइम वगैरह डेट वगैरह आती है, तो वहाँ पे डेट देख लेना, ठीक है। डेट देख लेना, जो क्वेश्चन अपन ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में डिस्कस किए थे एज इट इज देखने को मिले, और जिन लोगों ने मेरे से ऑफलाइन पढ़ाई की है, मैं कहूँगा उनके 56 में से 54 55 भी यहाँ पे अपने को 54 55, और हो सकता है किसी के 56 भी आ जाए, ठीक है ना, हो सकता है किसी के 56 भी आ जाए। सुनना ध्यान से, हो सकता है किसी के 56 भी आ जाए, ठीक है। तो अपन ने 56 आउट ऑफ 56 वाली चीजें डिस्कस की है। अब एक बात ध्यान से सुन लो बच्चों, आपने अपना बेस्ट दिया, आपने अपने एफर्ट्स पूरे डाले। मेरे को पता है जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको अब जो मेरा फाइनल मैसेज है वो ये है, आपने अपने एफर्ट्स पूरे डाले, मैं आपके एफर्ट्स की कदर करता हूँ, ठीक है। जो भी आपने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है बहुत अच्छी चीज़ है, अब टेंशन नहीं लेनी है, मस्त अब एंजॉय करो थोड़े टाइम, ठीक है। जो भी आपके एग्ज़ाम वगैरह आ रहे हैं अब तो आगे आएंगे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो आपने बहुत अच्छे से तैयारी की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, वैभव सर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो टेंशन लेने की अब कोई बात नहीं है। अब क्या कर सकते हो आप लोग, अब वैभव सर, अब आपको एक मैसेज है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ना, आपको आपके छोटे भाई बहनों तक पहुँचाना है। जो बच्चे 9th 10th 11th में हैं उनके साथ आपको ये चैनल शेयर करना है, उनको बताना है कि केमिस्ट्री में किस तरह से आपकी हेल्प हुई है, कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुँचे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे साइंस आचार्य हिंदी मीडियम पे पढ़े थे वो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले हैं। और जिस बच्चे ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देखी है उससे कुछ भी छुपा नहीं है, उसको पता है किस तरह से मैंने मेहनत की और किस तरह से उसने मेहनत करके उन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से समझा है।
आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि कल रात को भी मेरी नींद पूरी हुई नहीं थी, है ना। कल रात को भी मैं 3 बजे के लगभग सोया था, 6 बजे उठ गया। आज अपने 4 तारीख है और 4 तारीख को अपने टाइम हो रहा है, देख लो बच्चों, 4 तारीख है अपने और 9:29 रात की 9:30 बज रही है और मेरे को अभी आ रही है भयंकर नींद। ठीक है, सुबह से परेशान हूँ, सुबह से इधर उधर चीज़ें चल रही है, बहुत भागदौड़ वाली ज़िंदगी है। तो आप लोगों को बस एक ही बात बोलूँगा, जो लोग इस चैनल पे नए हैं, वापस से जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, अपने छोटे भाई बहनों के साथ आपको ये वीडियो शेयर करना है, चैनल शेयर करना है। और आगे जो बच्चे नीट और जे की प्रिपरेशन करने वाले हैं उनको इस चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगली क्लास में किसी अगले टॉपिक के साथ वैभव सर आपको फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।